मूल्यांकनकर्ता समुदाय की सेवा के लिए चीफ पोस्ट मास्टर कानपुर द्वारा किया गया सम्मानित। आईवा अब भारत का पहला मूल्यांकनकर्ता संगठन बन चुका है, जिसमें हर महीने के पहले शनिवार को होने वाले टेक्निकल वेबिनार में देश भर के कोने कोने से वेल्डर्स जुड़ते हैं और अपनी समस्याओं को लेकर चर्चा करते हैं। इसी सेवा भाव को देखते हुए आईवा के अध्यक्ष इंजीनियर श्याम सुंदर दास, इंजीनियर मनोज कुमार श्रीवास्तव उपाध्यक्ष, इंजीनियर आनंद सिंह उपाध्यक्ष को कानपुर के चीफ पोस्ट मास्टर देवी प्रसाद दास के द्वारा सम्मानित किया गया। इंजीनियर कृष्णकांत उपाध्याय महासचिव मौके पर न होने के कारण आईवा के अध्यक्ष श्याम सुंदर दास ने उनका सम्मान ग्रहण किया। आपको बता दें कि आईवा पहला ऐसा संगठन है जिसे फिलाटेलिक स्टैम्प देकर सम्मानित किया गया है। सम्मान पाकर आईवा के अध्यक्ष इंजीनियर श्याम सुंदर दास क्या बोले वो आप भी सुन लीजिए। एक्चुअली हमारा ऑल इंडिया वेल्डर्स एसोसिएशन है, तो हमारा पूरा ऑल ओवर इंडिया में बहुत सारे मेंबर उसमें हैं, तो सभी लोग कार्यकर्ता है, अच्छे से काम करते हैं। तो हम लोग को जो इतना हमारा मेंबर्स है, वह पूरा वैल्यू फेडरेशन के लिए हम लोग काम करते हैं। इसे हर महीने हम लोग वेबिनार करते हैं, हर साल में एक बार हम टेक्निकल सेमिनार आयोजन करते हैं। किसका कोई पर्सनल दिक्कत हो तो भी हम पहुंचते हैं, वो भी समस्या करते हैं। तो इसलिए उनका मन में हुआ कि इससे उनको जानकारी हो गई कि हम इतना काम करते हैं, तो उन्होंने कहा कि हम जो है आपको टीम को सम्मान करना चाह रहे हैं। तो फिर हमने अपना दोनों वाइस प्रेसिडेंट, जनरल सेक्रेटरी को, क्योंकि जनरली वो टॉप सीनियर लोग को है वो रिप्रेजेंट करते हैं, तो हम लोगों ने उनसे कहा कि चलो आपसे चारों सम्मान कर दो। तो उन्होंने 4 तारीख को तो हम लोगों को टीम को सम्मान करी। तो इनको बल्कि 5 तारीख को जो हमारा वेबिनार हुई थी उसे गेस्ट बंधन उनको हम लोगों ने कोशिश करी थी आने के लिए, लेकिन उनका कहीं अल्लर से कार्यक्रम था, इसलिए वो हम उनसे ज्वाइन नहीं कर पाए। एक्चुअली तो जिसका हम फोटो भी आपको शेयर कर देंगे, तो उसमें कर लीजिएगा। तो मैं उसके पहले मैं उनका थोड़ी सी परिचय करा दूं। उनका मेरा परिचय करीब 1.5-2 महीना पहले थी। वो उड़ीसा से ट्रांसफर होकर कानपुर आए हुए हैं। तो जैसे आपको पता है कि कोई दूसरा स्टेट से आते हैं, वो पहले देखता है कि हमारा स्टेट का आदमी कहाँ रहते हैं, और फिर उड़ीसा वाले उसके साथ और एक ज़्यादा चाहत रखते हैं कि हमारे यहाँ पे जगन्नाथ मंदिर कहाँ पे है। तो इसी सिलसिले में वो ढूंढ ढांड के फिर हमारा नंबर उनको मिला, तो उन्होंने हमसे बात करी थी। और उसके बाद एक चांस की बात यह है कि उन्होंने एक दिन इसका पहले जो है, एक दिन उन्होंने कहा कि दास जी आप इतना समाज सेवा करते हो, तो हम आपको सम्मान करना चाहते हैं। हमें पता नहीं था सम्मान सेवा क्या कर रहे हैं, लेकिन ये कि जब फोन आया कि आप फोटो भेज दो, हमको आपको सम्मान करेंगे, तो कहा ठीक है। और चांस का जिस दिन उन्होंने आना था हमको, उन्होंने खुद ही हमारे घर में आकर सम्मान करने थे, लेकिन फिर उनका तबियत खराब था। फिर मैंने कहा आप तो हमारा घर आने का जो था, मैं खुद आपके यहाँ आ जाऊँगा। और दूसरी बात ये, तो जिस दिन हम लोग को सम्मान का बात थी, उस दिन जो है डॉक्टर प्रदीप हमारा साथ थे, क्योंकि हम लोग नेशनल सेमिनार करने जा रहे हैं कोल्ड स्टोरेज के ऊपर, जिसमें ऑल इंडिया वेल्डर्स एसोसिएशन और इंस्टीट्यूशनर्स दोनों मिलकर कर रहे हैं। तो मैं ऑल इंडिया वेल्डर्स का प्रेसिडेंट के साथ साथ इंस्टीट्यूशनर्स की तरफ से कन्वीनर भी हूँ। तो इसलिए हम बैंक ऑफ इंडिया जेडएम से मिले, बैंक ऑफ इंडिया जेडएम, इंडियन बैंक की जेडएम, इनसे मिलके, क्योंकि हमें स्पॉन्सर भी इसी चाहिए। हम इसी माध्यम से सब मेंबर से ये भी कहेंगे कि 2 महीने बाद जो हमारा सेमिनार होगा उसमें आप ज्वाइन कर लीजिएगा। तो फिर मैंने वो डॉक्टर देवी प्रसाद दास साहब से कहा, मैंने कहा भैया देखो मेरे साथ एक दोस्त और है, तो हमें अकेले सम्मान को अच्छा नहीं रहेगा। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है, तो उनको ही सम्मान करते क्या हो। मैंने कहा वो एसबीटी में हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है सिविल में। बोले ठीक, अच्छी बात है, वो भी एक समाज सेवा ही है, उन्होंने बहुत सारे बच्चों को सिखाया होगा, तो आज वो बड़ी देश में बड़ी काम कर रहे होंगे, तो हमारा भी सौभाग्य होगा कि उनको सम्मान करें। तो इसलिए उस दिन हम लोग गए थे, दोनों लोगों ने। हमने उस दिन इंडियन बैंक के ठीक सामने जो हेड ऑफिस है, तो उस दिन हम इंडियन बैंक में जेडएम और डीजेडएम हम दोनों से रंग भी खेले, उनके यहाँ से नाश्ता भी किया, और फिर इसके बाद इनसे पोस्ट मास्टर पास आए, तो उन्होंने हम दोनों को सम्मान भी किया। तो हम आश्वासन तरफ से तो एक थोड़ी ऋणी रहे, क्योंकि आश्वासन को जो सम्मान किया, हम उनको उसका बदले में कुछ सम्मान नहीं दे पाए, क्योंकि वो कल के तारीख में, क्यों वो 4 तारीख को उन्होंने हमारे आश्वासन को सम्मान किया था, और 5 तारीख को हमारा वेबिनार था। नहीं, 5 तारीख को खुद ही अवेलेबल नहीं थे, नहीं तो भारतीय जी के साथ साथ, भारतीय जी हमारे चीफ गेस्ट थे जो इनकम टैक्स के जॉइंट कमिश्नर है, और साथ ही इनको हम जो है गेस्ट ऑफ ऑनर बुलाने के प्रपोजल रखे थे, लेकिन क्योंकि उन्होंने आउट ऑफ स्टेशन थे, मतलब उनका ऑलरेडी पहले से प्रोग्राम तय था, इसलिए वो नहीं रह पाए। लेकिन ये मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा, वो जहाँ पे रहे, जैसे भी रहे, ठीक रहे, उनका अच्छा प्रमोशन भी होता रहे, और समाज है उनका सम्मान बढ़ते रहे। और आगे जब मौका मिलेगा, हम उनको अपने वेबिनार में उनको जरूर सम्मान जरूर देंगे। इसी के लिए हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं, और इसी कड़ी में आज वैल्यूएशन का जो वेबिनार है उसको कंडक्ट करते हुए मैं इंजीनियर शिरीष मिश्रा, ऑल इंडिया वेल्डर्स एसोसिएशन के
उसको फोन करके बता दे। प्रेसिडेंट श्री श्याम सुंदर दास जी से आग्रह करूंगा कि वो अपना वेलकम एड्रेस दें। श्री दास सर। Good afternoon to you all. I like to introduce our association to all of you. So we are the All India Values Association. We have members throughout India, and in India we have 23 centers. So on each and every month, the first Saturday of the month, we organize monthly webinar to train our members. We have members who are, most of them whom are 34 AB, that is income tax registered valuer, and some are non-registered. So today, since our topic is some income tax related, so I had requested our chief guest from income tax side. So today we will have not only the members, valuers members, but also we will have chartered accountants, advocates, and also some other officers from income tax department within Kanpur jurisdiction. So I like to welcome all the valuers, chartered accountants, and advocates joining us today. I would like to welcome our chief guest. I am the chief speaker, guest speaker, Sri Nilesh Sachdeva, who is from Gujarat, and Vaibhav Gupta, who is from Kanpur. I would like to welcome our chairman, Institution of Engineers India, Professor Mukesh Kumar Singh. He is the professor in GCTI. I would like to welcome our two of our members who are going to introduce our guest speaker, Mr. Anil Naran from Banaras, and Nirmal Das Mukherjee from Gurgaon. I would like to welcome one of my friends. Of course, by chance, he is the president of Kanpur Income Tax Bar Association, but I know him from last 27 years. So he's today now he's the president of Income Tax Bar Association Kanpur. So I like to welcome him also. Thank you, sir. Thank you. Lastly, I like to welcome our chief guest. Yesterday we had met him, and fortunately he had agreed our proposal. He is a very gentle, thorough man. Because in short time, no chief guest is supposed to come, but he is so gentle. He had accepted our proposal, and he will be the chief guest today. So I like to welcome him also. Thank you. Thank you. Thank you, sir. Thank you, all of you, sir. मैं कानपुर इनकम टैक्स बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट श्री नरपत जैन जी से आग्रह करता हूं कि वो हमारे जो चीफ गेस्ट हैं आज के उनका इंट्रोडक्शन दें। श्री नरपत जैन। Thank you. Good evening, esteemed members, distinguished guests, and participants. I warmly welcome you all to a special webinar hosted by All India Valuer Association. It is indeed an honor to have each of you with us today as we delve into important discussion. As we gather today to explore insights and share knowledge, it is my privilege to introduce our esteemed chief guest, Sri Vijayanand Bharti sir, IRS, Additional CIT Income Tax Department, who has graciously taken time out of his so much busy schedule to join us today as a chief guest. Sri Vijayanand Bharti sir is a person of great repute and expertise in the field of IRS of Income Tax Department. With a distinguished career spanning 16 years, he has made invaluable contribution to the Income Tax Department at large. His work as IRS Additional CIT has left a profound impact on Income Tax Department, and earlier posting Officer Gorakhpur, Ahmedabad, Rajkot, Kanpur, Area of Work Investigation Wing, Central Charge, Dynamic Unit, Assessment Charge, Headquarter, such specialization field is investigation. Currently posted in Headquarter, doing research on Indian mythology, Vedic astrology, equity investing, and he has been instrument in shaping policies like inversion and setting a new standard of excellence. इसके साथ मैं ये कहूँगा सर ने बीच में इन्वेस्टिगेशन विंग में कानपुर में काम किया, और सर के द्वारा इनकम टैक्स की रेट में बहुत सफलता डिपार्टमेंट को मिली, वो डिपार्टमेंट का नाम उन्होंने काफी रोशन किया। तो सर हमारे इन्वेस्टिगेशन फील्ड के काफी
I think there is a technical error. Sorry, sir. Due to some technical reason. Sorry. तो सर का बहुत स्ट्रिक्ट डिपार्टमेंट में हमारा रहा और हम लोगों को उनके साथ काम करने का बहुत मौका मिला. तो एज ए ह्यूमन बीइंग और एज ए एडमिनिस्ट्रेशन इज अ सो नाइस पर्सन. We are extremely fortunate to have Sri Vijayanand Bhartiya sir with us today, and his vision continue to inspire professionals like us to strive us for excellence, and we look forward to gaining insight from his experience. Without further delay, I request everyone to join me in welcoming our chief guest, Sri Vijayanand Bhartiya sir, and we are eager to hear his thoughts and perspective on the topic at hand. Thank you, sir. Vijayanand Bhartiya sir. Thank you, Narpak ji, kind and generous word के लिए. Thank you, sir. Thank you. Thank you. थैंक यू सर. और अब मैं अपने जो आज के चीफ गेस्ट हैं एडिशनल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट श्री विजयानंद भारती जी से आग्रह करूंगा कि वो अपना एड्रेस दें. सबसे पहले आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने डिपार्टमेंट को अपने फोरम के साथ एक्टिवली जोड़ने के लिए प्रयास किया, और हमने कोशिश की कि हमारे कुछ ऑफिसर्स भी अगर जुड़ जाए तो बहुत ही अच्छा होगा. और सबसे पहले इसमें मैं मिस्टर एस दास जी का धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने काफी इस मैटर को लेकर परसू किया. और सबसे अच्छी चीज है जो टॉपिक है हमारा, वो टॉपिक बहुत ही रिलेवेंट टॉपिक है और थोड़ा सा टेक्निकल टॉपिक है. टेक्निकल होने की वजह से अभी आजकल इसमें हमारे जो ऑफिसर्स फील्ड में हैं और जो हमारे जो आपके साइड से जो फ्रेंड्स हैं, कलीग्स हैं जो इस फील्ड में काम कर रहे हैं, तो उनको काफी नॉलेज देने की जरूरत है. और सबसे ज्यादा हमें जो दिक्कत होती है वो जब कोई सर्च एंड सर्वे के एक्शंस होते हैं तो वहां पर जब हमें कोई डॉक्यूमेंट या कोई एविडेंस या कोई वैल्यूएशन करने की जरूरत होती है, तो चाहे वो वैल्यूएशन हमारी लैंड से रिलेटेड हो, प्रॉपर्टी से रिलेटेड हो, और इंडेक्सेशन का मैटर हो, कैपिटल गेन का मैटर हो, तो इसमें हमें बहुत एक्सपर्टीज होने की जरूरत पड़ती है. तो ये बहुत अच्छा स्टेप लिया है आप लोगों ने, और मेरी रिक्वेस्ट है कि आप जो है इसको डिपार्टमेंट के साथ कोऑर्डिनेटेड एफर्ट अगर करें तो आपके साथ साथ हमारी भी एक्सपर्टीज बढ़ेगी. मैं उम्मीद करता हूं कि हम जो आज शुरू किया है आप लोगों ने, हम इसको कंटिन्यू कर सकेंगे डिपार्टमेंट के साथ. थैंक यू. थैंक यू सर, आपका प्रपोजल बहुत अच्छी है. कल भी बात हुई थी आपसे कि क्योंकि समय कम थी इसलिए आपने सबको बुला नहीं पाए, तो हम लोगों ने वादा किया था कि अगले बार जब होगा उस करेंगे. तो आपसे टाइम लेके ही हम नेक्स्ट प्रोग्राम जो करेंगे. श्योर. थैंक यू सर. हम हमेशा आपके साथ काम करेंगे. थैंक यू सर. Thank you, sir. Thank you. थैंक यू सो मच सर फॉर योर काइंड वर्ड्स. और अब मैं इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स कानपुर लोकल चैप्टर के चेयरमैन डॉक्टर मुकेश कुमार सिंह से आग्रह करता हूं कि वो अपना एड्रेस दें. डॉक्टर मुकेश कुमार सिंह. Thank you, sir, for inviting me here on this very valuable or prestigious forum. First of all, I would like to welcome Sri Vijayanand Bhartiya sir. He is IRS in the Department of Income Tax, Government of India. Engineer S.S. Das, Honorable President of IVA, Secretary IVA, Secretary Institute of Engineers. Sir, I am here in the position of Chairman Institute of Engineers Kanpur Center. The field of Kanpur Center that starts from Ghaziabad and it ends up to Prayagraj. So Kanpur Center covers very, you can say, the wide part of the state of Uttar Pradesh, and most of the engineers, they are the member of Institute of Engineers, and Institute of Engineers is a 100-year-old, more than 100-year-old professional body of this country. And this was established under the crownship of George Pancham, and that's why the Institute of Engineers has the honor of charters. So this is a brief introduction of Institute of Engineers because Vijayanand Bhartiya sir is here. My point of introduce Institute of Engineers is that because a lot of engineers are also now part of the Department of Income Tax, and they are working in various capacities.
So I would like to welcome if they will join the Institute of Engineers, they will take the membership of Institute of Engineers. That will be very fruitful for both the department and both the bodies. Because here a bunch of various kind of engineers is here. We have a wide range of spectrum from agriculture engineering to marine engineering to aerospace engineering and the textile engineering, oil and paint, plastic. Every stream of engineering is the part of Institute of Engineers. The today's invited speaker is also going to cover very interesting topic. So, on behalf of the Institute of Engineers as well as IVA, I would like to welcome all professionals from Income Tax Department, all honorable advocates of income tax as well as advocates of other field, all members of IVA as well as the Institute of Engineers. So we would like to see Vijayanand Bharti sir more and more time on this platform, and we will be happy to see him to address the gathering on various topics, various occasions. Thank you very much. Thank you so much, sir. Series. Actually, Mr. Anil Narayan from Banaras was supposed to introduce our speaker, but he is in somewhere busy because his guru has Swamiji have expired today, so he'll be there. So I would like to ask you to invite our Vice President M.K. Srivastav to introduce our speaker. Okay, sir. So अब मैं इनवाइट करता हूँ अपने ऑल इंडिया वेलफेयर एसोसिएशन के श्री M.K. श्रीवास्तव सर को कि वो हमारे जो गेस्ट स्पीकर हैं श्री नीलेश सचदेवा सर उनका इंट्रोडक्शन दें। श्री M.K. श्रीवास्तव। I am given responsibility to introduce Sri Nilesh Sachdeva ji, who is the prominent architect, valuer and techno-legal consultant. He is proprietor of the firm Sachdeva Associates. It was established in 1993. He has undertaken several complex valuation and techno-legal consultancy assignments, including expert opinion and arbitration, and evolved a technically appropriate approach in several unique cases. He has also acted as arbitrator, mediator and negotiator, expert witness, as well as expert guide in several techno-legal disputes. His professional contribution is he is ex-secretary, Indian Institute of Architects, Gujarat chapter. He is founder and ex-chair, Institution of Valuers, Rajkot branch. He is active member, Valuers Association of Gujarat. He is committee member, Rajkot Management Association. He is founder and committee member, Federation of Indian Valuers Association. He has been felicitated by several organizations, including the Rajkot Municipal Corporation, Rajkot Rural Police, Narmada Police, SRP Group 13, and Indian Institute of Architects, amongst others. Rajkot branch of Institution of Valuers was the recipient of Best Emerging Branch Award under his leadership. He was also the founding chair of the Rajkot branch. He was also felicitated by the Institution of Engineers India, IEI, in their 36th National Convention held at Bhopal on 19th November 2022 for his eminence and contribution to the profession. This list is very long, and I am giving this very brief introduction of Mr. Nilesh Sachdeva. Suchdev. Now I ask Mr. Shirish to hand over for Nilesh Sachdeva for his speech. Thank you. Thank you so much, sir.
Indeed, it was a really long introduction. So now I'd like to welcome uh, Shri Nilesh Sujdev sir from Rajkot, Gujarat, to provide technical insights on capital gain valuation amendments, including indexation with case studies. Shri Nilesh Sujdev sir. Thank you. Thank you, friends. It has indeed been a pleasure to be with AIFA once again. I'm thankful to Vijayan Bhatia sir to be here with us today. I'm thankful to Das sir to allow me to be in this meeting and all our friends whom I love to interact with. This is not the first time we are together, but I hope this is also not the last time we will be together more often. I'm facing some internet connectivity issues. So if at all at some point of time, I had already changed my connection in the last 10 minutes, but still the connection is not very stable. So if you find that my voice is not clear or something, you can please just give me a call, Das sir. If at all you find that there is some problem, Das sir, I would like to request you to just give me a call, because I may not realize if there's something like that. Also, I would like, before I start sharing my screen, I would like to request Vijayan Bhatia sir to please correct me, because this is my interpretation, how we valuers role come into here, and my understandings may not be 100% correct. If at all at any point of time, I would request Vijayan Bhatia sir to please correct me if so, or even any other members. Any members would like to interject me or stop me or explain or elaborate upon any point, you are welcome to do so at any point in between, because the whole idea is that we discuss some of the matters so that our clarity on certain aspects becomes better. So with that, I'm just starting my screen share. So basically, we all valuers understand about indexation, and it's not a new thing. But I would like to first elaborate upon why this indexation came in and what is the whole basis and premise of indexation. So basically, there is something called my cost of acquiring something, and then there's a cost of sale. In between that, usually there would be a profit, and I would be taxed for that profit. That profit is called capital gains in this case. What are the capital assets? We'll look at that. So, but let's say land and building or any other such asset, when we sell it after a few years, there is a possibility that we will get a capital gain. So how would that capital gain be taxed? So there are two systems internationally. One is that directly that gain is taxed. The other system is what we had in India, we have it now to an extent, is that value is indexed and only the rest of the amount is taxed. So what is that indexation? That indexation basically takes care of the inflation. So अगर मैंने कल एक प्रॉपर्टी एक साल पहले 100 रुपए की खरीदी थी और आज 106 रुपए में अगर मैं बेच रहा हूँ और 6% इन्फ्लेशन हुआ है उस एक साल में, तो मैंने कोई गेन नहीं किया है, मेरा गेन तो है ही नहीं, बिकॉज इन्फ्लेशन में ही वो मेरा पैसा निकल गया. तो उसको नेगेट करने के लिए this indexation takes care of that inflation and only the rest is taxed. Why taxed for my capital gains? Because the capital gains that are happening beyond and besides inflation is my profit, is my gain. So it's a capital gain tax that you're paying on that. So originally, capital gains की जो series थी, that was basis 1981, 1481 की हमको value हम derive करते थे, and so the series was basis 81, 1481 का जो index था, that was 100 rupees, 100 benchmark, and it went on increasing year on year. As you
can see on the screen. Somewhere in the Finance Act 2017, that is on 1/4/2017, the amendment was, when the new Finance Act came, that amendment, that indexation by that time had already reached 11.25 times. At that point of time, it was decided to change the base year to 2001. Now, why was that changed? There are many reasons for that, and the government would have its own reasons probably. But the one fact was that to opine on the value as on 81, 1481, it was a long period. So for anyone to opine on the fair value as on that 1481 was becoming extremely difficult in absence of sufficient evidence, in absence of sufficient data. So it was that the base year was shifted to 1/4/2001, right? So by that time, we had already moved to this range. So what happened? But let us look at what was the percentage gain over years. So that was, say, 9%, 7%. You can see a very high gain in all these years. There was a high inflation and hence also a high CII declared for the years from 81 to 98. You can see there's a very high inflation, after which it slowed down. Then again, 2008 to 2013, there's a very high inflation. And accordingly, the CII is also fairly high. So when this new series was declared, that was in 1/4/2017, what was done was that the new CII was declared, that was 272 with the base year 2001, and backwards this new series was declared in that year so that you could do the CII calculation basis 2001. And thereafter again each year the new index was being declared. So last year it was declared 363. 380 is not a real figure. It's my projection. What may come. It is not, you must neglect this figure. You can very much well neglect this figure. But anyways, the last year figure was 363. Now let us see how that series goes. So we see that in these years, the indexation has been 8 to 12%, which is high. And then the rest of the years, it has been quite low, into the range of 2, 3, 4% in the rest of the years. Now, if we make a cumulative series out of these two series, then we get a series like this, which is basically the series that we are working on right now. But then we can take it back up to 1981, just for the sake of our calculation. And that series, you can see that I have given it in 2 decimals because I want to be as close. I cannot, so this is not to be used for any calculation purpose. This is only for the purpose of illustration. Right? So the final series that we see, the rate is something like this. And if we look at it graphically, it would some come to see this is how our CII has moved over the years. This gives a kind of a graphical representation of that. And this is what the increase has been every year in terms of percentage increase in CII over the last 34 years. So we can see that this is the figure. In certain years it has been very high, then again going low. So there is a kind of a cyclic movement that we are going through. And last figure that you are seeing again is my projection for 2025, which was 380. You must neglect that. But the last year's this thing was 363, which is the figure here. So this is the kind of movement that we have seen over the years. If we superimpose both of these series, then we can kind of get this graphic where it says one is the inflation that has been happening over the years, CII, and the other is the percentage change that happens. So that is as far as what is basically CII, and so that's only for the broad understanding of CII. Now, so as valuers, our role is to basically opine on the value as on 1/4/2001. Now, if it was old valuation, we were doing 1/4/1981. Now we are doing 1/4/2001. So how does the indexation bother me?
that's a job that my financial consultant has to do. I have no role to play in it per se. But it helps us to understand how the economy is moving, one, but very importantly, whether my services are required by my client or not, and where I can help my client in a legitimate manner to really reduce his tax burden within the within the framework of this statute. So it is very important for me to understand where capital gains is applicable, how much is it applicable, and how can I help my client such that the tax planning can be done in his favor. Now, in 1/4/2021, another amendment came in which basically said that 1/4/2020, an amendment came which basically said that the maximum that the fair market value of the property cannot be any more than the stamp duty value where available. So let us read the amendment per se. The above provision, okay, in the case of transfer of capital asset which was acquired by the SSC before 1/4/2001, the SSC is allowed an option of either to take the fair market value of the asset as on 1/4/2001 or the actual value cost of the asset as cost of acquisition. That was the original provision. Now, the amendment that came on 1/4/2020 was that the above provision has been modified with effect from the assessment year 21-22. The modified version provides that in case of a capital asset, being land or building or both, the fair market value of such an asset on 1st April 2001 shall not exceed the stamp duty value of such an asset as on 1/4/2001, where such stamp duty value is available. Now, what does this mean? It means that where I have an ASR or a guideline rate available as on 1/4/2001, then I have to give it a consideration, and the fair market value that I opine as of 1/4/2001 cannot be more than the stamp duty value, whether it being a land or a building or both. Right? Now, there are so many states where stamp duty value was available on 1/4/2001 for land, but not available for building. There are states where land and building both, as well as land both are available. And there are states where land stamp duty rate was available, but for construction, there was a construction cost prescribed as per the stamp duty value. All of these must be considered, and hence, when I do my calculation, first what I need to do is, and this is my way of doing it, and I believe it is a good way, is that I would take the evidences of value, I would gather the evidences of value of recorded transactions from the market, from the vicinity of comparable properties. I would compare them and present what was the market value, market rate derived as on 1/4/2001, and then I would compare it with the stamp duty rates were available. And if the stamp duty rates were lower than the value I was opining or I was getting from the market, I would cap it at the stamp duty rate. And if the market rate that was available with me was lower than the stamp duty value, then I would cap it at the market evidences available. That is my interpretation of this, and that, as per my discussions with the officials of the Income Tax Department, is the correct interpretation. And so that was basically 1/4/2001 key value, and this amendment came from 1/4/2020. So we looked at one amendment that came in this thing. But then last year, another amendment came, and that created a lot of not only just confusion but also a lot of commotion in the market, because
what the government basically proposed is what I told you before. There are two systems in the world. One is that directly the profit is taxed, and the other is where the indexed value is deducted and then there is a taxation. So what the government proposed in the Finance Act last year was to remove the benefit of indexation totally. Of course, in a 2 or 3 days of commotion that happened after that, a clarification or amendment or whatever was issued, whereby government said that you can do both. You can either do what was available before, and then it would be taxed as per the long-term capital gain taxation of 20%, or you could go for a flat without indexation net profit, and that would be taxed at a rate of 12.5%. So essentially, what it means, and that is only for the assets that were, this amendment was declared on 23rd of July 2024. So, of that date, any asset that was purchased before that date could be seen from both the perspectives, but for any asset bought after 23rd of July 2024, the only way of calculating capital gain tax is to do a flat rate, no indexation. But obviously today, whatever properties we are getting, generally if it's a long-term capital gain, the holding period is 2 years. Or we all would know that for a capital asset, the holding period, and not being a financial asset, the holding period is 2 years. Financial asset, it's for securities, it's a 1 year period. So for our property, it's 2 year period, and that property, so right now still we are getting properties which are basically for long-term capital gain. Obviously they were bought before this thing, and in fact most of them would always be bought before 1/4/2001. Only then in that case they would ask you for a value as on 1/4/2001, because for any investment after that they would have to take the cost as the cost of acquisition. I hope this part is clear to all, but if there's any elaboration required, if time permits, I would come back to it. But I'm again sharing my screen, and on screen what you see is a few slides, and these do not belong to me. These are prepared by one Mr. Rajesh Singh, who's an income tax officer posted in Jaipur, who was posted in Jaipur, and this is part of the one seminar we did last year where I was doing a whole day workshop, but Mr. Rajesh Singh had presented, and with his permission, I've taken some of the slides from his presentation, which I'm reproducing here. I have modified 1 or 2 paras which were later changed to suit it to what is the current scenario and what is my understanding of it. So basically, let us see. So what is a capital asset? So capital asset, I told you that we will look at that later. So that is what a capital asset is defined in the Act as property, any securities, or unit-linked insurance policy. All these are termed as capital asset, but does not include any stock in trade of his business or profession. This is important because if I'm holding a capital asset, but as on a particular date, I convert it to stock in trade, then I would be liable for capital gains tax from the date of my acquisition up to the date when I convert it to stock in trade. And for that, if it was acquired before 1/4/2001, then I would be approached by my client to give the value as of 1/4/2001. It is even possible that a client may approach you because this stock in trade matter is quite a complicated matter. So it is even possible that we have done a lot of assignments where even for assets that are acquired after 1/4/2001, even the financial consultants, if they find you competent, they will approach you for a proper understanding and report on what should be considered as a capital gain for the date on which it was converted to stock in trade. So this is an area which I think we all valuers should be aware of and should try to understand. Also, it does not include personal effects like jewelry, painting.
agricultural land. Now, rural agricultural land, I'm not going into the detail, but you all must know how a rural agricultural land is defined. So, based on the population, there are distances that are specified from the municipality. Now, municipality is defined as any authority. It can be a municipal corporation, it can be a village panchayat, gram panchayat, nagar palika, cantonment board, anything. They all are within that distinct from that. What is the distance? What is the population and what is the distance? Basis that it is decided whether it is a rural agricultural land or a non-rural agricultural land. So for rural agricultural land, capital gains tax is not applicable. For all the other properties, capital gains tax would be applicable. So there are several cases where clients come to us, they are directed to us by the financial consultants saying that get a capital gains report, and we tell them that no, you don't need a capital gains valuation report because your property is not liable for taxation, and we actually give them an opinion with proper reasoning and with proper understanding of including geo mapping that your property falls into the definition of a rural agricultural land, and hence this thing. There is also very important to understand that till 2014 or maybe 16, the definition of distance was different. It was the distance by the road distance, and then it was changed to an aerial distance. So as on date, the correct interpretation is aerially, measured aerially. So what you need to do is that you need to look at either Google Maps or Google Earth or any other satellite imagery, find the boundaries of the municipality, take your property, find the distance, and that's it. And then give your opinion, technical opinion stating that this is defined as rural agricultural land. And that can fetch a good, handsome fee because the client doesn't even know that this is not liable for taxation. So these are all legit ways of staying within the statute and helping your client avoid paying taxes where they are not liable. Now, again, capital gains is defined as long-term capital gain and short-term capital gain is actually listed securities. For listed securities, it's less than 12 months, and for others, anything up to 24 months. Only listed securities, it's up to 12 months. So the rest is considered as a long-term capital gain. So again, long-term capital gain and short-term capital gain, the treatment is different, the taxation rate is different. Most often, we are more often concerned with long-term capital gains. But as I said, stock and trade conversion, there may be cases of short-term capital gains also. But if capital, so what is that amendment I told you? If capital asset is sold before 23/7/24, then LTCG is 20% with indexation. If it is purchased before 23/7/24 and it has two options. Either you can go with the LTCG at 20% of the cost of acquisition after indexation, or you can go for directly without indexation 12.5%. Now, so what I usually do is that once I derive, so a lot of clients come to me and tell me that, sir, my consultant has said that in this case we will have to pay a tax something like this, but you please go to this gentleman and you take his valuation report and you also please ask him that according to him what is the opinion. So I give him an opinion that according to me this is what it's coming to, but it's ultimately your financial consultant's call. But I am giving you these Hampak indexed values and non-indexed values and the resultant tax for your basic per user. What happens is that there may be certain costs of sale, etc., which also may be deductible, which work the financial consultant can do. So there are two options. But for if capital asset is acquired on or after 23/7/2024, then there is only one option, and that is LTCG at 12.5% without indexation. Now please understand that all of this is correct for individuals and HUFs.
but is not correct for non-resident Indians, for foreign companies, etc. And for each, and for those, the taxation system is different. But by and large, since 95% of our clients would fall into this, I'm not going to those details, but for those cases, yes, there are different provisions and one needs to understand each case separately. So, if we could look at the simple illustration, LTCD calculation, if purchased before 23/7/24, you have two options. If it is sold before 23/7/24, capital gains at 20%. After giving indexation benefit, if sold after 23/7/24, you can choose 12.5 with index, without indexation, or 20% with indexation. And if it is purchased after 23/7/24, there is no choice but to pay flat 12.5%. If sold after 1 or 2 years, 1 year is not applicable for us for property. That is only for listed securities, right? So this is this thing. Now there is another area of capital gains valuation, which often I've done several assignments, and I'm sure that some of you also may have undertaken some of those assignments, and that is that capital gains as applicable in other countries. So, for example, if a non-resident Indian or a foreign national is holding any property in India, and if they're selling that property, then there are two country agreements, and according to which the property is taxed here and or there. So a lot of times it is possible that and even when say, like, suppose I'm saying Canada doesn't, you don't have to sell the property. Even if you have not sold the property, capital gains tax is applicable from time to time. So there are cases like that for which you may be required to do capital gains valuation for non-resident Indians. And that is another area where we've done a lot of work. Presently, we are doing for a client who is based in UK, and the UK laws again are very different. So you need to understand each country's laws before you actually start to do a valuation for them, and you must also understand what is the date of valuation which is applicable, whether indexation, non-indexation, what is the situation, what would be considered as a date of acquisition. All those differ from country to country, and you have to understand the intricacies of these before you, of course, furnish a valuation report to these clients. I personally enjoy doing assignments a lot because it allows me to understand the global scenario very nicely. But I must tell you that they are very cumbersome. They take up a lot of your time, and you need to be remunerated well to be able to complete these assignments. But of course, it's like learning at somebody else's cost. So I enjoy doing these assignments for nationals from across the world, and that's another domain where, of course, you can. Another area where we've done a lot of work is Section 50C, which is also a part of the kind of capital gain this thing only. But under Section 50C, you would know that the stamp duty value is deemed to be the market value for even properties which are registered at a lower value. So there are cases of stamp duty for valuation for 50C also, number of cases that we've done. And in fact, in a recent case, and even in one of the earlier cases also, the department has been gracious in accepting that actually the report that we have submitted are very, very methodical and very beautifully prepared. And it has not only helped the SSC avoiding the whip of added taxability, but has also resolved the matter between the department and the SSC in a very beautiful manner, because the reports are backed by proper evidence and following the methodology which is defined by the department. In my opinion, that is the most important thing. Always look at the methodology which is prescribed by the department to DVOs. The department valuation officers and
the AVOs, what methodology are they using? What are they allowed to use? Use the same methodology, and that way your reports will not be challenged by the department at any point of time. That's a very important thing. It's a very simple thing to do, but very, very effective in safeguarding the interest of your client, the SSC, as well as your interest, since I've seen a number of cases where the tax department calls a valuer to come and explain the valuation report submitted by him or her. So these thoughts, I would want to hand over mic again to Aiva, to Das sir, and if meanwhile if there are any questions, I will be happy to accept to address them. And I would also request Vijayanand sir to put in his expert comments wherever I have gone wrong or wherever I have missed giving very critical information. Thank you. Thank you, नीलेश सचदेव जी, फैंटास्टिक प्रेजेंटेशन के लिए। एक मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, इस इशू पर, जिस टॉपिक को आपने अभी डिस्कस किया, इस इशू पर तो कोई कंफ्यूजन नहीं है और ये बहुत ही सुपर एक्सीलेंट तरीके से किया आपने। हमें जो प्रॉब्लम होती है, एक इमर्जिंग सेक्टर जो हमें उभर कर आ रही है, जो हमने सर्चेज में देखे, दो इश्यूज है। व्हाट इज पेंटिंग इवैल्यूएशन? हमने कई बार सफर किया इस चीज को लेकर कि बार हमें ऐसी पेंटिंग्स मिलती हैं और हमें उस पेंटिंग्स की वैल्यू पता नहीं होती है, और कहीं हमें ये आइडिया होता है कि हम उस पेंटिंग की वैल्यूएशन कहाँ कराएं, किससे कराएं और कितनी वैल्यू होगी, इसकी मेथोडोलॉजी क्या है और एसओपी, कोई स्पेसिफिक एसओपी है। तो अगर कभी भी आपके पास कोई मटेरियल अवेलेबल हो और कोई आपके पास एक्सपर्टीज हो या आपके कोई कलीग हो जो नेशनल लेवल पर मुंबई में, गुजरात में अवेलेबल हो, तो मेरी रिक्वेस्ट है कि उनका कभी भी आप एक सेशन आपको फोरम से, और आपसे रिक्वेस्ट है कि ये सेशन कराने के लिए। एंड सिमिलरली जो दूसरी इशू आई है, अभी बहुत रिसेंट आई थी, हम लोग के सर्च में बहुत सारे जो वॉचेज हैं उसकी वैल्यूएशन को लेकर इशू आई थी, और वो डायमंड स्टड वॉच थे और गोल्ड स्टड वॉच थे, और फिर उसमें कई अदर चीजें जो हैं, जो हिस्टोरिकल इस तरह की कोई आर्टिकल है, कोई चीज है, तो इसकी वैल्यूएशन के लिए कहीं से भी कोई भी मटेरियल एक्सपर्टीज या रिसर्च या कोई पब्लिश पेपर हो इनकम टैक्स पर्पस के लिए, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप कभी भी इस टॉपिक को हमसे एक्सप्लेन करें, डिस्कस करें। हमारे लिए इनकम टैक्स पर्पस के लिए हम लोग ये बहुत अच्छा ये है रहेगा। थैंक यू सर। आपको यानी आपको तो मैं, आप तो इस बारे में यू आर दी फाइनल अथॉरिटी एंड यू आर मच मोर लर्नेड पर्सन ऑन दिस, लेकिन I will just share some of my experience in this matter. Actually एक केस के लिए हमारे भी क्लाइंट का बहुत इश्यू ये आ रहा था। मैंने कुछ हेरिटेज प्रॉपर्टीज का बहुत वैल्यूएशन काफी बहुत किए हैं, तो वो ये होता है ना, वो गांधी जी जैसा होता है, वो चला तो चलने लगा भला। तो अभी भी जैसे हमने कुछ पैलेसेस के वैल्यूएशंस वगैरह किए थे, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में भी, और अब वो है कि कोई पैलेस का होता है या कोई होता है तो उनको पता है कि भाई हेरिटेज प्रॉपर्टी है या पैलेस है वगैरह, तो वो पता होता है कि भाई ये पर्सन जो है वो कॉम्पिटेंट है और जो इन्होंने काफी काम किया है, तो वो आते हैं। तो वही उसी के ही कंटिन्यूएशन में सेम चीज आपने जैसे बताया कि आर्टिफैक्ट्स हैं जो, उनका भी हमको जरूरत था। अब मैं कोई वैल्यूअर को आइडेंटिफाई नहीं कर पाया मेरे क्लाइंट के लिए, और इनफैक्ट मैंने जो ललित कला अकादमी के कुछ वो और अपने म्यूजियम आर्कियोलॉजी के जो कुछ हेड है वगैरह, उन लोगों को भी मैंने कुछ प्रॉम्प्ट किया कि आप जो दोस्त लोग, जैसे आपसे मुलाकात हुई, मित्रता हो गई, ऐसे दोस्त लोगों से मैंने मैंने कहा भाई आपको ये एक कैटेगरी ऐसी है कि जिसमें स्पेसिफिकली अलाउड है
बाकी किसी भी कैटेगरी में वो एम्प्लॉयड अलाउड नहीं है, लेकिन ये एक कैटेगरी में अलाउड है एम्प्लॉयड। स्पेसिफिक relaxation has been given for this one single category only. So I had prompted them that you please apply for this 34AB license, और ऐसा करने से देश का भी बहुत भला होगा और शायद कहीं पे हमको भी उसका एक बेनिफिट मिलेगा कि we will learn more about it. अच्छा, वो तो उनको डिपार्टमेंट से वो परमिशन नहीं मिला तो they could not apply because they will obviously seek a permission from the department. अच्छा, इसको मैंने टैकल करने के लिए मैंने सीसीआईटी में इनकम टैक्स और सीबीडीटी में मैंने एक आरटीआई डाल दी और पूछ लिया कि भाई आप मुझे ऐसे वैल्यूअर के नाम बताएं जो आपने कहीं पे भी जिनको रजिस्टर किया हो, ताकि भाई मेरा हेतु तो आरटीआई से क्या है, आरटीआई मुझे इसमें कुछ लेना नहीं है, लेकिन भाई किसी को बता सकूं। आज रोज चर्चा होती है, लेकिन तो साहब मेरे पास तकरीबन 50 के से ज्यादा अलग अलग जगह से जवाब आए, लेकिन किसी ने भी मुझे कोई भी रजिस्टर्ड वैल्यूअर फॉर आर्टिफैक्ट्स का मेरे पास नाम नहीं आया। तो मेरा ऐसा मानना है कि मुमकिन है कि शायद हमारे पास एक भी रजिस्टर्ड वैल्यूअर इस कैटेगरी में ना हो। तो ये बहुत बड़ी समस्या है और मेरे हिसाब से क्योंकि उसकी क्वालिफिकेशंस आपने डिपार्टमेंट ने डिफाइन कर रखी है और जो मैं मानता हूं कि उसको रिलैक्स किया भी नहीं जा सकता है, लेकिन अब परिस्थिति ये है कि हमारे पास वो कोई क्वालिफाइड पर्सन नहीं है जो एम्पैनल भी, जो रजिस्टर्ड भी हो। तो क्योंकि मैं ये सोच रहा था कि जब मैं हेरिटेज प्रॉपर्टी कर रहा हूं तो हेरिटेज प्रॉपर्टी में भी कहीं देयर इज अ हेरिटेज वैल्यू व्हिच इज अ इंटेंजिबल वैल्यू। तो अगर मैं उनको भी साथ में इन्वॉल्व करके ये प्रॉपर्टीज को करूं तो मैं उसको शायद बेटर जस्टिफाई कर पाऊंगा। खैर वो तो नहीं हुआ, लेकिन ये लकुना अभी खड़ा है। लेकिन आई एम लुकिंग फॉरवर्ड कि अगर इसका कुछ होता है तो मैं विजयानंद सर का भी पर्सनली भी मैं आपको कन्वे करूंगा और फैटर्निटी में भी मैं उसको शेयर करना चाहूंगा। इनफैक्ट मैं अभी भी प्रॉम्प्ट कर रहा हूँ, कुछ लगभग 10 दिन पहले ही मेरी हेड ऑफ आर्कियोलॉजी से उनकी मीटिंग जो हुई थी, तो मैंने उनको बोला सर वो आप प्लीज वो एप्लीकेशन लगा दीजिए, वो 2-4 महीने 6 महीने 12 महीने जब भी आएगा। मीनवाइल में आपका रिटायरमेंट भी बहुत क्लोज ड्यू है, आप तो क्वालिफाइड हैं, तो आप लगा दीजिए। वो बोले यार वो ठीक है, लेकिन मैंने पूछा था लेकिन वो डिपार्टमेंट से मुझे परमिशन नहीं मिला है, तो प्रोबेबली पोस्ट रिटायरमेंट मैं कुछ सोचूंगा। पास में भी हमारे दूसरे यूनुस वाला सर करके बहुत अच्छे आर्कियोलॉजी वाले थे, तो अनफॉर्चुनेटली पास्ट अवे सम फ्यू इयर्स बैक, बट मैंने उनको भी एक बार बताया था। तो ये आपकी बात सही है सर, ये बहुत बड़ा एक हमारे लिए एक ब्लैक होल है जिसका शायद अभी हमारे पास कुछ सॉल्यूशन नहीं है। थैंक यू सर। थैंक यू सर। मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा भारतीय साहब से। एक्चुअली इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में हम लैंड बिल्डिंग और प्लांट मिस्ट्री वैल्यूर तो रजिस्टर्ड होती है, लेकिन ऑटोमोबाइल का कोई वैल्यूर नहीं है। और समस्या ये हो रही है जो बैंकों से वैल्यूएशन होती है, जैसे कार का एनपीए होती है, ट्रैक्टर होती है, इसका वैल्यूएशन करने के लिए बैंक हम लोग पास आता है, लेकिन हम लोग पूरा ऑल ओवर इंडिया में कहीं नहीं है। ऐसे जी मैं इंटरव्यू कर रहा हूं, सॉरी भारतीय सर, प्लीज कंटिन्यू दास सर। हाँ, फिर सेम प्रॉब्लम और एग्रीकल्चर लैंड, एग्रीकल्चर भी वैल्यूर कोई नहीं है। तो इस पे अगर डिपार्टमेंट थोड़ी सी पहल करे तो हमारा इंडिया में कम से कम ऑटोमोबाइल का वैल्यूर और एग्रीकल्चर के पर जो फील्ड है उसे वैल्यूर है। अभी तक इसमें हमारे पास कुछ है नहीं, अब पूरा यूपी में एको नहीं है। तो बैंकों के सामने बड़ी समस्या पैदा हो रही है। जो एनपीए जो ट्रैक्टर बसें खींच के लाती है वो वैल्यूएशन करा तो किसको करा? पहले तो हम लोग कभी 10 साल पहले करते थे, लेकिन क्योंकि वो इलीगल मैटर है, कल को कोर्ट हमसे पूछेगा कि आप किस अथॉरिटी किए, तो हम लोगों ने छोड़ दिया। जब से हम सीनियर बन गए तो सब लोग छोड़ दिए। सेम चीज एग्रीकल्चर लैंड की। अभी क्या हो रहा है, ये किसान विकास वाले जो स्कीम अभी आई, क्या नाम, किसान क्रेडिट कार्ड। किसान क्रेडिट कार्ड में बैंक आजकल मांग रहा है एग्रीकल्चर वैल्यूएशन करे। इसका कोई हमें मना किया, उसके बाद ही एक बैंक ने कहा सर लिख दो। फिर हमने नीचे लिख दिया कि हम जो ऑथराइज नहीं है, फिर भी हम बैंक के कहने पे हम कर रहे हैं, तो ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटी गोज टू द बैंक। क्योंकि हमने बैंक को, क्योंकि कल को जब कोर्ट में केस आए, कभी कुछ होगी तो कोर्ट कहेगा कि आप जो एग्रीकल्चर लैंड का वैल्यूर ही नहीं, आपने क्यों लिखा? तो मजबूरी में बड़ी मुश्किल से 3 महीने बाद हमने ये कंडीशन लिख ला के डाला। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा डिपार्टमेंट को, क्योंकि ये मामला कोई कानपुर का नहीं होगा, ये ऑल ओवर इंडिया की होगा, तो साहब से मैं रिक्वेस्ट करूंगा इस पे अपना हायर अथॉरिटी से बात करते हुए इंडिया के लिए, हर स्टेट के लिए
कुछ एग्रीकल्चरल वैल्यू और दें और कुछ ऑटोमोबाइल, इसका पॉलिसी तय करें, लेकिन बहुत जल्दी और मिल जाए तो इंडिया में पूरा मतलब हमारे पास बहुत कम मेंबर है ही नहीं हमारे पास, तो इस पर थोड़ी सी गहरे से ध्यान दें। बल्कि हम जो एसोसिएशन तरफ से मैं एक रिक्वेस्ट लेटर भी आपको भेजूंगा, इसको अभी से थोड़ी पहल कर लीजिए, ताकि बहुत तकलीफ हो रही है बैंकों को और एग्रीकल्चर लैंड वैल्यूएशन को बहुत तकलीफ हो रही है, तो इस पर थोड़ी सी ध्यान दीजिए सर। तो मेरी रिक्वेस्ट ये होगी ना कि एक प्रपोजल आप दीजिए हमें, एक अच्छा सा प्रपोजल बना के प्रॉब्लम्स और इसकी सॉल्यूशंस और हमें दीजिए, हम कोशिश करते हैं अपने साइड से। सर ये ऑल इंडिया लेवल की प्रॉब्लम है, तो हम ऑल इंडिया, हम अपना एसोसिएशन से एक लेटर आपको भेजेंगे। हाँ ठीक सर। और उसमें डिटेल प्रॉब्लम्स हमारी क्या है और सॉल्यूशंस भी। जी सर। मतलब सिर्फ ये नहीं कि स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन। ठीक है सर, ठीक सर, ओके, थैंक यू सर। थैंक यू सर। मैं इसमें 2 शब्द कहना चाहूंगा सर। यूपी में जो आपने जो आपने सिचुएशन बताई वो आई एम श्योर वो होगी, लेकिन समहाउ हम गुजरात में कुछ फॉर्चुनेट है, हमारे पास प्लांट एंड मशीनरी के वैल्यूअर्स बहुत है और एग्रीकल्चर के वैल्यूअर्स भी इतने तो हैं ही कि तकलीफ नहीं पड़ती। हाँ ये है कि वो शायद एग्रीकल्चर वैल्यूअर्स जो है वो रजिस्टर्ड बाय द बैंक नहीं है, लेकिन रजिस्टर्ड बाय द डिपार्टमेंट तो है ही है। अब वो बैंक ने उनको पैनल नहीं किया है क्योंकि उनको जरूरत नहीं होती, और जब जरूरत पड़ती है तो यही सिचुएशन आके खड़ी हो जाती है जो आपने मुझे बताया। तो 2 चीज है कि जहां बैंक के पैनल वैल्यू और प्लांट एंड मशीनरी के हैं, उसमें तो हम यही कह देते हैं कि भाई आप उनके पास जाइए और उनके पास करवाइए। अब आपके गुजरात वहां पर स्टेट में नहीं है, लेकिन अगर वो आईटी डिपार्टमेंट रजिस्टर्ड है तो मैं जो सॉल्यूशन निकालता हूं वो ये है कि मुझे बैंक इंसिस्ट कर रही है तो मैं रिपोर्ट 2 वैल्यूअर्स की सिग्नेचर से लेता हूं, एक जो बैंक का रजिस्टर्ड वैल्यूअर हूं मैं और एक सेकंड वैल्यूअर जो उस एसेट क्लास के लिए रजिस्टर्ड है लेकिन वो बैंक की पैनल पे नहीं। ऐसा करने से जैसे इवन कई बार क्या होता है कि एग्रीकल्चर लैंड, जब कैपिटल एसेट एग्रीकल्चर लैंड बेची जाती है तो आईटी डिपार्टमेंट वाले कुछ एसएससी मेरे पास आते हैं कि ये रिपोर्ट हमको चाहिए। आई टेल देम कि मैं क्वालिफाइड नहीं हूं, 1/4/2001 को ये एसेट है, वो एग्रीकल्चर लैंड थी, वो मैं नहीं उसका वैल्यूएशन कर सकता हूं। आज की तारीख में आपने उसको बेचा तो वो चाहे एनए लैंड है, लेकिन वो एज ऑन 1/4/2001 वो एग्रीकल्चर एसेट थी तो मैं उसका वैल्यूएशन नहीं कर सकता। लेकिन वो इंसिस्ट करते हैं कि जिस तरह से आप डिटेल में करते हो उतना डिटेल में कोई एग्रीकल्चर वैल्यू करता नहीं है और बेनिफिट जो है वो अल्टीमेटली हमको लॉस में जाता है। तो उस केस को सॉल्व करने के लिए मैं एग्रीकल्चर वैल्यू के साथ में रह के हम वो एसेट को साथ में वैल्यू करते हैं। मैं पूरी मेथोडोलॉजी वगैरह फॉलो करता हूँ, राइट एविडेंसेस वगैरह अटैच करता हूँ, लेकिन वो साइन हम साथ में करते हैं ताकि डिपार्टमेंट की वो जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल। तो ये जस्ट एक मेरा सूचन है, अगर आपके कहीं वो एप्लीकेबल होता है तो वो आप उसको देख सकते हैं। पर आपकी बात सही है, अगर रजिस्टर्ड आईटी डिपार्टमेंट रजिस्टर्ड वैल्यूअर ही नहीं है आपके स्टेट में तो बहुत बड़ी दिक्कत है। बात बिल्कुल सही है। ठीक है, थैंक यू सर। नीलेश जी, मैं आपसे एक क्वेश्चन है, जैसे हमारा एरियल डिस्टेंस वाली बात हो रही थी, 2 किलोमीटर, 8 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, कानपुर में एक रिवर गंगा है, गंगा के उस पार में मान लो 1.5 किलोमीटर दूर में गांव है, तो हम कहेंगे कि कानपुर में जो हेडक्वार्टर है उसे एरियल डिस्टेंस ही आधा किलोमीटर है या 1 किलोमीटर है तो टैक्सीबल होगी। लेकिन वो तो एग्रीकल्चर मतलब 100% विलेज है। तो इस केस में कुछ पर्टिकुलर केसेस में जो एरियल डिस्टेंस कैलकुलेट करी गई, कहीं ना कहीं ये मिनिस्ट्री का कुछ गलत स्टेप नहीं लग रहा, क्योंकि वहां जाने में आदमी बस में जाए कहीं भी जाएगा, ये तो बस में गाड़ी जगह नहीं, घूम के मुरसल जाएगा तो कम से 4-5 किलोमीटर 6 किलोमीटर दौड़ के जाएगा। आप एरियल डिस्टेंस गंगा पार करते हो आधा किलोमीटर 1 किलोमीटर है, आप फिर भी कहीं टैक्सी बोले। ये कहीं ना कहीं मिनिस्ट्री को इस पर ध्यान देनी चाहिए कि कुछ स्पेशल केस में ये रूल्स को थोड़ी सी रिलैक्सेशन दी जाए। 100% सर आपकी बात सही है। अभी सिमिलर केस हमने फेस किया जहां जूनागढ़ विलेज के बिल्कुल लग के गिरनार पर माउंटेन। अब वो एरियल डिस्टेंस जैसे आप बोल रहे हो, वो एरियल डिस्टेंस उसकी लिमिट के जूनागढ़ से 10 किलोमीटर के अंदर ही है, लेकिन इट्स अ प्योर एग्रीकल्चर लैंड बिकॉज वहां वो बिकॉज ऑफ द गिरनार माउंटेन वो इट्स नो मोर अर्बन लैंड एक्चुअली, इट इज नॉट पॉसिबल एज अ अर्बन डेवलपमेंट। लेकिन अभी के सिचुएशन में हमको ये है कि उसको इंटरप्रेट उसी तरह करना पड़ता है जिस तरह प्रोविजन ऑफ लॉ है।
लेकिन आपकी बात मैं 100% एग्री करता हूँ। ज्योग्राफिकल फीचर्स का उसमें कोई कंसिडरेशन नहीं दिया गया है। जो कोई भी ज्योग्राफिकल फीचर्स हो, जैसे आपने रिवर की बात बताई या कोई माउंटेन है या कोई दूसरे ज्योग्राफिकल फीचर्स है जिसकी वजह से वो डिस्टेंस जो है उसका डिस्टेंस का तवज्जो वो नहीं रहता है। लेकिन in the interpretation of the law statute, I believe that it is very clear कि भाई आपको aerial distance ही गिनना है। लेकिन of course विजयानंद सर again will say कि आप इस point को भी साथ में include करिए और solution बताइए। I think that would be sir suggestion and I think that would be very good if at all, even if it is represented. Let's see, हम हमारा काम है represent करना। शायद अगर वो कितना कब implement होगा वो हम नहीं कह सकते, लेकिन at least a good start is a good beginning। पर वो आगे की बात हम उसको देख सकते हैं। एंड आई एम श्योर कि अगर वह ऐसा रिप्रेजेंटेशन 2-4 जगह से भी हो जाए और कुछ हो तो वो उसका कहीं ना कहीं उसका एक इम्पैक्ट जरूर आएगा। थैंक यू सर। एनी अदर क्वेश्चन नीरज जी के लिए? तो आपने इतना अच्छा पढ़ा दिया, कोई क्वेश्चन ही नहीं है। देखिए तो सीरीज प्लीज फर्दर। Okay, sir. Thank you for the nice interaction, Nilesh sir. Now I would like to welcome Shri Nirmal Das Makhija sir from Gurgaon to introduce our case, introduce our guest speaker, Shri Vaibhav Gupta. Shri Nirmal. Good evening, everyone. Myself, Nirmal Makhija, architect, practicing Faridabad, not Gurgaon. I have the responsibility to introduce Mr. Vaibhav Gupta. Mr. Vaibhav Gupta is a chartered accountant since 2012. He had the virtual CPU, Chief of Services, Valuation Services, and indirect taxation wing of the firm. He has various post qualification credit like DISA, FAFID, concurrent audit, and registered value IVBI. He has delivered seminars to professional community at ICI on Startups India scheme, GST valuation, and other topics of current importance. Overall, he has experience of close to 10 years in the profession and is consultant to Inclusion Center at the Privileged Institute of IIT Kanpur and CSMU Valuation of Startups. He manages indirect taxes, funding requirements, compliances, helping management decisions, marketing research, and address almost every possible questions that bother client for the better management. He is also a faculty to the ICI for various programs of students' competency development. He has special interest in the technological applications of microExcel in daily professional life and develops by financial model and valuations. Sir, welcome. Gupta ji, please. थैंक यू निर्मल जी, थैंक यू फॉर अ वार्म वेलकम। सबसे पहले तो मैं ऑन द आउटसेट आई वुड लाइक टू थैंक AIVA फॉर गिविंग मी an opportunity to interact with the fellow professionals. I am a chartered accountant by profession and I'm a team member with Narpat ji in the current regime for KITWA, taking responsibilities of the sports and everything for Kanpur Income Tax Bar Association. By profession, I am a chartered accountant and a valuer, and I specialize in share valuations, business valuations, goodwill,
intangibles, and I'm registered with the income tax under 34AB for share securities, goodwill partnerships. तो जैसे अभी यहाँ डिस्कशन हो रहा था कि इनकम टैक्स में एग्रीकल्चरल लैंड के लिए वैल्यूअर्स नहीं है, व्हीकल्स के लिए इश्यूज हैं, वैसे ही जब मैंने रजिस्ट्रेशन कराया अपना शेयर सर्टिफिकेट शेयर और इंटेंजिबल्स के लिए, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से ये बात में क्वेश्चन आया कि सर इस एरिया में भी तो वैल्यूअर्स नहीं है, तो फॉर इट इज इक्वली एप्लीकेबल टू द एरियाज जहाँ पे बिजनेस का वैल्यूएशन की बात होती है या कोई बिजनेस के रिस्ट्रक्चरिंग की, शेयर की वैल्यूएशन की बात होती है, वहाँ पे सारे इश्यूज हम लोग के पास में आते हैं। तो एट दिस जंक्शन मैं श्याम सुंदर जी से मिला हुई अपॉर्चुनिटी को यूज करना चाहूंगा और थोड़ा सा हम लोग बात करेंगे ऑन दी computational aspects of the capital gain. I think Nilesh ji has lucidly handled things और ज्यादातर चीजें उन्होंने कवर कर रखी हैं, बट चीजें जो एक फाइनेंशियल कंसल्टेंट के एंगल से हम लोग लेते हैं और क्लाइंट को सजेस्ट करते हैं, वो सारी चीजें मैं पिकअप करता हूँ। So I'll share my screen. So is my screen visible? The presentation. Yes, sir. So this is the capital gain computation जो हम लोग लैंड बिल्डिंग वैल्यूअर्स को ध्यान में रखते हुए ज्यादातर इसमें चीजें कवर्ड हैं। शॉर्ट इंट्रोडक्शन जो हम लोग आई एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड वी एज अ फर्म आर रजिस्टर्ड, तो हम लोग IBBI में रजिस्टर्ड है जो कि इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया है। I am also a accredited valuer from the NYU Stern, that is the New York University. Again the registered valuer with income tax and CA institute के साथ में भी हम लोग valuer as a valuer we are certified। अब आते हैं हम लोग कैपिटल गेन पे, जो कि मेन एस्पेक्ट है यहाँ पे मेरे डेलिब्रेशन का। नीलेश जी ने पहले ही इसके बारे में काफी बात कर रखा है, तो हम लोग टच अपॉन करेंगे और उन चीजों को देखेंगे जो मिस्ड आउट है। कैपिटल गेन क्या है? कोई भी गेन जो कि कैपिटल असेट से डेराइव होता है, कैपिटल असेट के ट्रांसफर से। ट्रांसफर कई बारी एक्चुअल होता है, कई बारी सिंबॉलिक होता है, वो अलग अलग नुएंसेस है उसके इनकम टैक्स के अंदर में, और उसका जो भी अगेंस्ट द कॉस्ट, जो सेल वैल्यू और उसके कॉस्ट में जो डिफरेंस होगा, उसको ब्रॉडली हम लोग मोटे तौर पे कैपिटल गेन कहेंगे। वैभव सर, हाँ जी, आपकी स्लाइड्स मूव नहीं हो रही है। साइड्स नहीं मूव हो रही हैं? हाँ, ओके, लेट मी जस्ट चेक। अभी मूव हो रही हैं? एब्सोल्युटली, थैंक यू। ठीक है, तो कैपिटल असेट को हम डिफाइन किया गया है सेक्शन 214 में, और कैपिटल एसेट्स को ब्रॉडली किसी भी तरह की प्रॉपर्टी आपने होल्ड करी हो जो कि मूवेबल सर्कुलेटिंग फिक्स होती है, वो कैपिटल एसेट में आ जाती है। जैसे कि पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन में हम लोग देखेंगे तो कंप्यूटर्स, मशीनरी, व्हीकल, बिल्डिंग सारी कैपिटल एसेट है, पर कुछ चीजों को कैपिटल एसेट की डेफिनेशन से बाहर रखा गया है। जैसे कि जो असेट आपका स्टॉक इन ट्रेड है, मतलब कि आप उसका व्यापार करते हैं। अगर कोई बिल्डर है और बिल्डर लैंड को खरीद रहा है और बेच रहा है, तो उसके लिए वो कैपिटल एसेट नहीं है और ना ही उसके ऊपर उसको बेचने पे कैपिटल गेन अराइज होगा। कुछ पर्सनल एसेट्स जिस तरह से ज्वेलरी होती है, ड्राइंग है, आर्ट है, इनको भी कैपिटल एसेट की डेफिनेशन से बाहर रखा गया है। गोल्ड बॉन्ड्स, स्पेशल बियरल बॉन्ड्स, इनको भी हम लोग कैपिटल एसेट की डेफिनेशन से बाहर रखते हैं। और रूरल एग्रीकल्चरल लैंड, जिस पे काफी कुछ डिस्कशन अभी हो चुका है, नीलेश जी ने और दास साहब ने करा, सो उसे भी कैपिटल एसेट की डेफिनेशन से बाहर रखा जाए। इसका मतलब ये कि इन सभी असेट्स को एक्सक्लूड करके जितने भी असेट हैं जो आपकी प्रॉपर्टी की तरह होते हैं, वो कैपिटल गेन की, कैपिटल एसेट की डेफिनेशन में आते हैं। और उनपे, उनको बेचने और खरीदने पे जो भी गेन अराइज होगा, जो भी फायदा होगा आपको, उस पे कैपिटल गेन लगेगा और उसका कंप्यूटेशन हम लोग करेंगे। ये पूरी चीजें, ये पूरा प्रेजेंटेशन इस तरह से प्रिपेयर किया गया है बिकॉज हमारे जो मोस्ट ऑफ दी ऑडियंस है वो एक वैल्यूअर है, एंड उन वैल्यूअर्स में भी ज्यादातर लोग लैंड बिल्डिंग के वैल्यूअर्स, तो उसको कंसिडर करते हुए ये सारी चीजें ली गई।
अब कैपिटल एसेट किस तरह के होते हैं? दो तरह के होते हैं, शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट और लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट। शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कैसे डिफाइन होगा? ये डिफाइन होता है पीरियड ऑफ होल्डिंग से, कितने दिन हमने उसको अपने पास रखा। लैंड एंड बिल्डिंग के लिए ब्रॉडली शॉर्ट टर्म वो एसेट होंगे जो 24 महीने के अंदर तक रखे गए, 24 महीने के ऊपर जैसे ही हुए वो लॉन्ग टर्म की कैटेगरी में आते हैं। शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कैटेगरीज अलग अलग है। क्यों कैटेगरीज अलग है? क्यों ये रेलेवेंट है? क्योंकि इस पे टैक्स अलग अलग है, इस पे गेन कैसे कैलकुलेट होगा, वो सारी चीजें अलग अलग। तो पीरियड ऑफ होल्डिंग से सब कुछ ये डिफाइन होता है। अगेन पीरियड ऑफ होल्डिंग में कुछ चीजें जो हम लोग नॉलेज एनहांसमेंट के पर्पज से बात कर सकते हैं कि अगर कोई भी लैंड बिल्डिंग आपको गिफ्ट की तरह मिली है, विल के थ्रू मिली है, सक्सेशन में मिली है, इन सभी में फैमिली पार्टीशन में मिली है, तो इसमें जब हम शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म निकालेंगे तो उसमें वो समय इंक्लूड करेंगे जो पिछले वाले ओनर का रहा है। से फॉर एग्जांपल आपको कोई गिफ्ट मिलता है, आपके फादर ने आपको गिफ्ट में प्रॉपर्टी दी, लैंड दी, या आपने इनहेरिट की, तो आपके लिए वो पीरियड ऑफ होल्डिंग उस दिन से नहीं शुरू होगा जिस दिन से आपने उसको इनहेरिट करी, वो उस दिन से शुरू होगा जिस दिन से आपके फादर ने उसको परचेज किया। तो ये थोड़ा सा एक टेक्निकल इश्यू है और इसमें काफी लोग इसको भूल जाते हैं मेंशन करना, और इसकी वजह से शॉर्ट टर्म का लॉन्ग टर्म हो जाता है, लॉन्ग टर्म का शॉर्ट टर्म में चला जाता है। तो ये हम लोग एडवाइस करते समय ये चीज भी देखें कि कैपिटल गेन तो हो रहा है, पर क्या ये लॉन्ग टर्म में नहीं है, या ये पीरियड ऑफ होल्डिंग जिन्होंने खरीदा था तो उनके फादर के थ्रू इनहेरिटेंस तो नहीं आई है। इसी तरह से फ्लैट और प्लॉट्स, इनका अलॉटमेंट होता है, उनका अलॉटमेंट भी किस तारीख से माना जाएगा? जिस दिन से अलॉटमेंट हो रहा है, ना कि जिस दिन से एक्चुअल पोजीशन हो रहा है। तो जैसे कानपुर में एडीए है, दिल्ली में डीडीए है, राइट, और भी जो प्राइवेट बिल्डर्स के फ्लैट्स हैं, उसका पीरियड ऑफ होल्डिंग पोजीशन की डेट से नहीं, अलॉटमेंट की डेट से हम लोग मानते हैं। तो जो 24 महीने या 36 महीने का पीरियड है वो हम लोग डेट ऑफ एक्चुअल अलॉटमेंट से शुरू करेंगे, क्योंकि अलॉटमेंट में और एक्चुअल पोजीशन में कई बारी बहुत अंतर होता है, और उसकी वजह से अगर उसको नजरअंदाज कर दिया गया तो क्लाइंट का लॉस हो सकता है। अगेन सेम थिंग, ये रिपीटेड है। अब पीरियड ऑफ होल्डिंग से डिफाइन होगा कि ये लॉन्ग टर्म है, शॉर्ट टर्म है, और लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म जब डिफाइन हो जाएगा उसके हिसाब से हम इसको निकालेंगे कि लॉन्ग टर्म में जाएगा या शॉर्ट टर्म में जाएगा। अब शॉर्ट लॉन्ग टर्म में का अगर हम कैपिटल गेन निकालना चाहते हैं तो हम सबसे पहले चाहते हैं कि भाई कितने में ये एसेट बिकी या कितने में ट्रांसफर की, उसको लेते हैं, उसमें से माइनस कर देते हैं कि इसमें खर्चा क्या हुआ ट्रांसफर का। अब खर्चा क्या हुआ ट्रांसफर का? खर्चे क्या होते ट्रांसफर के? जैसे कि कमीशन, ब्रोकरेज, स्टैंप ड्यूटी। अगर कोई स्टैंप ड्यूटी आपने अपनी जेब से भरी है, जो कि एक सेलर है, सेलर ने अगर कोई स्टैंप ड्यूटी अपनी जेब से भरी है तो उसका एक्सपेंस माना जाएगा उसको ट्रांसफर, तो उसका खर्चा उसके सेल वैल्यू से माइनस होगा। तो एग्जांपल के लिए अगर हमने कोई प्लॉट ऑफ लैंड 10 लाख रुपए का बेचा और उसमें 5% कमीशन हमें देना पड़ा ब्रोकर को, तो वो हमारा खर्चे के रूप में इसमें माइनस किया जाएगा। इसके बाद में कॉस्ट माइनस होता है, इंडेक्स कॉस्ट माइनस होगा, ये कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट माइनस होगा, और इंडेक्सेशन के बारे में काफी कुछ हम लोग नीलेश ने बात करी है और उसको हम लोग थोड़ा बहुत और देखेंगे। तो इस तरह से जब ये कॉस्ट और ये खर्चे माइनस करेंगे तब जाके हमारी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन निकल के आएगा। अब एक चीज जो हमें ध्यान रखनी पड़ेगी कि जो सेल वैल्यू है वो आज की तारीख में स्टैंप ड्यूटी वैल्यू से 10% से ज्यादा देर नहीं हो सकती है। इस कहने का मतलब ये है कि अगर आपका ट्रांजैक्शन वैल्यू 10 लाख है और स्टैंप ड्यूटी वैल्यू 10,50,000 है, तब तो इनकम टैक्स के कानून जो हैं वो कहते हैं कि आप 10 लाख की वैल्यू मानिए। परंतु अगर ये 11,50,000 हो गया तो स्टैंप ड्यूटी वैल्यू 15% ऊपर हो गई एक्चुअल ट्रांजैक्शन वैल्यू से। उस केस में इनकम टैक्स कहता है कि आपकी जो सेल वैल्यू मानेंगे वो हम स्टैंप ड्यूटी वैल्यू मान लेंगे, ना कि आपकी एक्चुअल 10 लाख। तो ये एडवाइस करते समय क्लाइंट को कि किस तरह से उसको ट्रांजैक्शन करना है इसका ध्यान रखना पड़ता है, और इसी तरह से एडवाइस करें कि कोई भी एक्चुअल ट्रांजैक्शन वैल्यू जो स्टैंप ड्यूटी वैल्यू है उससे 10% से नीचे ना जाए। इसके बाद में
क्या होता है कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन? क्या चीज है कंप्यूटेशन कैपिटल गेन में? हम लोगों ने ले लिया 10% से ज्यादा वेरिएशन नहीं होना चाहिए स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से। एक्सपेंसेस ऑफ ट्रांसफर जैसे ब्रोकरेज, रजिस्ट्रेशन फीस, स्टैम्प कॉस्ट, ये सब सेलर अगर बियर करता है तो वो माइनस कर सकता है अपने सेल वैल्यू से। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, जिस वैल्यू पे आपने वो असेट खरीदा, जब आपने लैंड खरीदी वो क्या वैल्यू दी थी आपने। और इसमें एक और कैश है, आप इस कॉस्ट में इंटरेस्ट जो आपने लोन पे चुकाया है उसको भी इंक्लूड कर सकते हैं। वो कैसे? अगर आपने इंटरेस्ट जो लोन पे चुकाया है उस असेट को खरीदने के लिए, उस लैंड को खरीदने के लिए, अगर आपने उसका बेनिफिट किसी और सेक्शन में नहीं लिया इनकम टैक्स में, तो आप उसको अपनी कॉस्ट की तरह उस कॉस्ट में ऐड कर सकते हैं। ये कैश है, एक लिटिल ट्रिकी पॉइंट है जिसका हम लोग फायदा ले सकते हैं अगर इसको प्रॉपर्ली हम लोगों ने मैनेज किया तो। अगेन कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन एफएमवी है 2001 बारे में बात कर चुके हैं नीलेश सर, तो मैं इस पे आगे ज्यादा बात नहीं करूंगा। इसमें एक और चीज माइनस कर सकते हैं हम लोग, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। ये थोड़ा सा एक अगेन लिटिल पॉइंट कि अगर कोई आपने खर्चा ऐसा किया है जो कि आपकी लैंड या बिल्डिंग इसकी कंडीशन को इंप्रूव करता है, तो इसका खर्चा भी आपको अलाउ हो जाएगा। इसका एविडेंस देना पड़ता है ना? सॉरी, इसका एविडेंस देना पड़ता है, आपके पास पेपर्स होने चाहिए ना जो इंप्रूवमेंट किया आपने। बिल्कुल सर, पेपर्स होने चाहिए, अगर सर्टिफिकेट है तो होना चाहिए, और इम्प्रूवमेंट भी इस तरह का होना चाहिए जो पहले ना हो। अगर मैंने खर्चा कर दिया पेपर नहीं है, देन इन दैट केस सर आप क्लेम करेंगे, और इनकम टैक्स वालों से अगर आपके पास नोटिस आता है तो इन दैट केस यू विल हैव टू फेस द suppose that any client has done the improvement but he has no documentary proof, so it can be taken in the report or not? You should clearly mention that this is not vouched by me. Manoj, is not clear and is not vouched by me even if you are taking it, और अगर addition है तो वो सामने दिखेगा। Okay. Right. So इस cost of improvement, any other question sir? नहीं, thank you very much sir. Great sir. तो इस cost of improvement में एक छोटी सी चीज है जो कई बार क्लाइंट खर्चा करता है और हम उसको इंक्लूड नहीं कर पाते हैं। ये क्या है? ये ऐसे खर्चे हैं जो आपने टाइटल ऑफ दी प्रॉपर्टी को डिफेंड करने में खर्चा किया। कई बार ऐसा हुआ कि क्लाइंट ने आपके एक सेमी अर्बन जगह पे लैंड ले ली, अर्बन लैंड है क्योंकि कैपिटल एसेट है, और उसमें किसी ने कब्जा कर लिया। अब कब्जा कर लिया, एक क्वेश्चन है सर। हाँ जी सर। ये कास्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट, सपोज कर लीजिए कि बिल्डिंग खरीदी गई, उसके बाद बिल्डिंग को डिमोलिश कर दिया गया, ठीक है, नया करने के लिए, ठीक है। उसके बाद हम कैसे उसको डिफाइन कर पाएंगे कास्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट में क्या क्या खर्च किया? सर किसी भी चीज को इम्प्रूव करने का मतलब होता है कि उसकी एग्जिस्टिंग वैल्यू, मान लीजिए 100 रुपए थी, आपने डिमोलिश करी, उसको 100 रुपए उसकी वैल्यू, सेल वैल्यू निकल रही होगी उस समय में, मार्केट वैल्यू उसको कंसीडर करते हुए। डिमोलिश करने के बाद में उसकी वैल्यू इंप्रूवमेंट है कि नहीं है, ये अगर आप एस्टैब्लिश कर लेते हैं। से फॉर एग्जांपल 15 साल पहले का कंस्ट्रक्शन या 20 साल पहले का कंस्ट्रक्शन था, पुराने जमाने का, आपने उसको डिमोलिश किया और फिर आपने 2 फ्लोर फिर से कंस्ट्रक्ट करके उसकी वैल्यू में इंप्रूवमेंट लाया कि उसकी सेल वैल्यू भी इंप्रूव हो गई सर। अब हमने नए तरीके से बनाया, अब ये 1 फ्लोर 1 करोड़ का बिकेगा, पहले जो पुराने तरीके से बना हुआ था इसको मैं बेचता तो इसकी वैल्यू का कोई हमें बेनिफिट लाभ नहीं होता। आपकी बात सही है, हमारा मतलब दूसरा है। हम ये कह रहे हैं कि 1990 में कंस्ट्रक्शन हुआ जी, 2002 में उसने इम्प्रूवमेंट कराया एक जी, 2012 में दूसरा इम्प्रूवमेंट कराया, ठीक है। उसके बाद 2022 में आके बिल्डिंग बिक गई जी, बिल्डिंग जिसने खरीदी उसने उसको डिमोलिश कर दिया, ठीक है। फिर जो हम वैल्यू दे रहे हैं तो हमारी एफएमडी 2001 की आ गई पहले, तो उसके बाद कास्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट जो क्लाइंट कह रहा है वो तो हमको देना ही पड़ेगा ना सर। देखिए, आप अगर वैल्यूएशन कर रहे हैं कि जिसने बंदे ने खरीदा उसके लिए, मतलब जब उसने खरीदा तो उसके लिए तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन उसकी खरीद वैल्यू हो गई, पीछे के क्या हुआ क्या नहीं उससे कोई मतलब नहीं। उसके लिए कर रहे हैं जिसने बेचा।
जिसने बेचा उसके लिए सर आप इम्प्रूवमेंट्स ले सकते हैं उसको, बिल्कुल बिल्कुल ले सकते, ठीक है, थैंक यू। तो सर एक क्वेश्चन है सर मेरा जी, जैसे इसमें हम कैपिटल गेन का करते हैं 2001 में, 1990 में अगर बिल्डिंग बना है जी, तो क्या हम उसमें एवरी 5 ईयर में जैसे सफेदी रिपेयर कराते हैं, व्हाइट वॉश कराते हैं, तो उसका हम कुछ लेना नहीं चाहिए इम्प्रूवमेंट में हमें? सर इम्प्रूवमेंट नहीं कहा जाता, उसको मेंटेनेंस कहा जाता है। व्हाइट वॉश करा रहे हैं, पेंट कर रहे हैं, दैट इज मेयर मेंटेनेंस ऑफ द प्रॉपर्टी, इट इज नॉट पेंटेड। वो आफ्टर 5 ईयर कितना ले सकते हैं हम उसमें? सर कितने का कोई देखिए, देयर इज नो गाइडलाइन फ्रॉम द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो कि मैं आपको बता रहा हूं। होता तो सर एवरी 5 ईयर में हम मेंटेन तो करते हैं बिल्डिंग को, मेंटेनेंस तो करते हैं उसका। मैंने वही बताया, मेंटेनेंस का कोई क्लेम नहीं है, इम्प्रूवमेंट का क्लेम है। देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन द टू वर्ड्स। इम्प्रूव करना मेंटेनेंस नहीं ले सकते इसमें? नहीं, बिल्कुल नहीं ले सकते। ओके, राइट सर। एक पॉइंट जो मैं आपको बार बार जो मैं एक बार कहना चाह रहा हूँ, जो हम लोग एज अ वैल्यूअर कई बार ही नहीं लेते हैं, वो आप क्लाइंट को एज अ वैल्यू एडिशन एडवाइस भी दे सकते हैं। जैसे कि हम लोगों ने एक प्रॉपर्टी ली, किसी क्लाइंट ने 5 एकड़ प्रॉपर्टी ली, अब उसमें किसी ने कब्जा कर लिया और उस कब्जे का केस कराने में उसको 50 लाख रुपए का खर्चा आया। तो अगर डॉक्यूमेंट वेल डॉक्यूमेंटेड केस का पेमेंट है तो आप उसको केस ऑफ कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट में इंक्लूड कर सकते हैं। दिस इंक्लूड्स एक्सपेंडिचर इंकर्ड टू कंप्लीट डिफेंड और क्योर द टाइटल ऑफ द प्रॉपर्टी। अगर टाइटल ऑफ द प्रॉपर्टी में कोई प्रॉब्लम है और आप उसको क्योर कर रहे हैं, डिफेंड कर रहे हैं, तो वो कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट का हिस्सा बन जाता है। That we can add it in the expenditure, not in improvement. सर एक्सपेंडिचर में नहीं इंक्लूड होगा, बिकॉज वो बेचने के लिए आपने खर्चा नहीं किया, आपने अभी तो उसकी टाइटल में जो प्रॉब्लम है उसको ही ठीक कर रहे हो। प्लीज अप्रिशिएट। How can we include in improvement? Sorry? How can we include it in the improvement? Say for example, सर, say for example, आप अगर उस प्रॉपर्टी को कब्जे के साथ बेचते हैं तो आपकी वो फोर्स सेल हो जाता है, लिक्विडेशन वैल्यू पे सेल होता है। अब आप इसको कब्जा खाली करा के आप उसको बेच रहे हैं तो आपका वो फ्री सेल होगा, फेयर वैल्यू पे सेल होगा। इट इज एन इम्प्रूवमेंट। और इसके जजमेंट्स हैं सर इनकम टैक्स के, मैं उसको रेफरेंस के लिए आपको शेयर कर दूंगा। तो देयर आर क्लियर जजमेंट्स वेयरइन such expenses are allowed to be added to the cost of improvement. But it can be taken as improvement. Yes, definitely, sir. Okay. Now let me quickly move to the cost of inflation index. Cost from my side, I am Pradeep Misra from Varanasi. Sir, please. Sir, अगर मेरे पास कोई इंस्टॉल प्रॉपर्टी आती है वैल्यूएशन के लिए जो 3-4 पीढ़ियों से इसकी रजिस्ट्री नहीं, कोई उसकी पहलू में पता नहीं है कि वो प्रॉपर्टी कितने में परचेज की, क्योंकि वो इंस्टॉल चली आ रही है। आज की डेट में अगर जो प्रेजेंट ओनर है वो अगर सेल करता है, उसके लिए हमें से वैल्यूएशन करना होगा। उसका वैल्यूएशन काम क्या प्रोसेस है आप करेंगे? सर आपका क्वेश्चन मैं आधा सुन पाया, प्लीज मैं रिक्वेस्ट करूंगा रिपीट करिए सर। सर मेरा क्वेश्चन है कि आज की मान लीजिए कोई एस्ट्रल प्रॉपर्टी है जो कई पीढ़ियों से उनके पास चली आ रही, इसका कोई परचेज नहीं हुआ था, 3-4 पीढ़ियों से उनके पास आ रहा है। आज की डेट में अगर वो लोग उस प्रॉपर्टी को सेल कर रहे हैं जी, तो अब उनके लिए हमको अगर कैपिटल गेन पर्पस से वैल्यूएशन उस प्रॉपर्टी का करना होगा तो उसमें किस प्रोसेस को हम आप करेंगे, कैसे उसको लगा? 2001 की वैल्यू अगर लगा के हम चलते हैं तो 2001 में तो वैल्यू बहुत कम होगी और आज की डेट में बहुत ज्यादा डिफरेंस आएगा। तो उसको हम कैसे अडॉप्ट करें? अगर एस्ट्रल प्रॉपर्टी है तो जो जिसमें कोई रजिस्ट्री नहीं, जिसमें हमें पता नहीं कितने में खरीदी गई थी उस समय। सर ऐसे तो बहुत सारे केसेस आते हैं और मतलब इस तरह के केसेस हमारे पास में भी बहुत सारे हैं, जिसमें हम लोग अगेन वी रेफर दिस केस टू आवर फेलो वैल्यूअर्स हु आर रजिस्टर्ड इन द लैंड एंड बिल्डिंग कैटेगरी, और हम लोग उसको 1/4/2001 की वैल्यू को ही गाइडलाइन लेके इसमें आगे प्रोसीड करते हैं। इसमें और कोई गाइडलाइन अवेलेबल नहीं है। आई थिंक माय सीनियर को स्पीकर नीलेश जी कैन बेटर इफ देयर आर इनपुट्स फ्रॉम हिम। सर
2001 की वैल्यू तो उसमें बहुत कम रहती है सर। उस समय तो 2001 की वैल्यू बहुत कम रहेगी, लेकिन आज की डेट में तो काफी वैल्यू ज्यादा होती है। जैसे हम बनारसी में रहते हैं, बहुत पुराने मकान हैं, ये तो मैक्सिमम नेशनल प्रॉपर्टी हमको मिलती है वैल्यूएशन के लिए। और 2001 की वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू में अगर हम सर्किल रेट से भी चलते हैं तो काफी ज्यादा डिफरेंस आ रहा है। प्रॉब्लम से पूरा इत्तेफाक रखता हूं सर, क्योंकि इसी तरह की समस्या हमारे पास भी आती है, पर अभी फिलहाल मेरे पास इन माय ओपिनियन देयर इज नो सच गाइडेंस। इफ नीलेश जी कैन गिव सम इनपुट्स। वैभव सर, मैं आपकी बात से 100% अग्री करता हूँ। बेसिकली देखिए, समझिए कि वो प्रॉपर्टी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, 100 साल पहले ली गई है या 30 साल पहले ली गई है, 2001 की वैल्यू तो कम ही आती है। वो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में भी कम आती है और वो 30 साल पहले ली गई प्रॉपर्टी में भी वो कम ही आती है। लेकिन उसके सामने आप देखिए कि 2001 की वैल्यू से आपको 20% कैपिटल गेन्स लग रहा है, लेकिन वो इंडेक्स्ड वैल्यू पे लग रहा है। अगर आप उसको फ्लैट डायरेक्टली गिन रहे हैं तो 12.5% लग रहा है, और वो आपका मुनाफा है, और वो मुनाफे पे वो आपको टैक्स लग रहा है। तो आपको वो प्रॉब्लम भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपको मुनाफा मिला है तो आप टैक्स पे कर रहे हैं। मुनाफा ही नहीं मिलता तो आपको टैक्स नहीं पे करना था। तो ये प्रोविजन है, और इसी प्रोविजन के बीच में हमको काम करना है और यही हमारा रोल है। शायद वैभव सर का, हमारा, आपका यही रोल है। राइट। ओके सर, थैंक यू सर। आप जो रिलीफ हम लोगों से उम्मीद कर रहे थे, शायद वी आर नॉट इन अ प्रॉपर पोजीशन टू ऑफर यू। कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स पे हम लोग बात कर चुके हैं ऑलरेडी। करेंटली 2001 साल 2002 को हम लोगों ने बेस लिया हुआ है 100 का, तो इसके बारे में आई थिंक नीलेश जी हैज स्पोकन एट लेंथ। लास्ट एंड नॉट द लीस्ट, जो रेट ऑफ कैपिटल गेन है, अगर लॉन्ग टर्म प्रॉपर्टी है तो लॉन्ग टर्म में 20% हम लोग को देना है। 22 जुलाई 2024 तक में अगर आपने बेची है 20% विद इंडेक्सेशन, 12.5% विदाउट इंडेक्सेशन 23 जुलाई 2024 के ऑनवर्ड। और क्योंकि जब ये प्रोविजन लाया गया तब बड़ा हल्ला हो जाए इनकम टैक्स मतलब इन्वेस्टर्स का, तो उसके लिए एक रिलीफ डाल दिया गया कि अगर कोई प्रॉपर्टी 23 जुलाई 2024 के पहले खरीदी गई है और उसके बाद बेची गई है, और बेचने वाला अगर इंडिविजुअल या एचयूएफ है, तो वो इन दोनों में से जो ऑप्शन उसको कम टैक्स देने के लिए लगता है वो ऑप्शन अडॉप्ट कर सकता है। पर इस तारीख के बाद से जो भी ट्रांजैक्शंस होंगे उसमें ये फ्लैट रेट एब्सोल्यूट लगेंगे विद इंडेक्सेशन विदाउट इंडेक्सेशन। अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है तो वो नॉर्मल इनकम की तरह ट्रीट होता है, आपके नॉर्मल इनकम में ऐड हो जाता है और फ्लैट रेट टैक्स। तो यस, शॉर्ट एंड क्रिस्प प्रेजेंटेशन के साथ में आई विल पुट इट ओवर टू यू फॉर योर क्वेश्चंस। कोई क्वेश्चंस हैं एंड these are my contact details. अगर कोई सर if you think if you want to ask one questions then I am available on this number. That's all from your side. I hand over the mic to the convener of IVA. Thank you sir. Any questions? Thank you. सर मेरा एक छोटी सी क्वेश्चन है। हाँ जी सर बताएं। जैसे हम लोग 2001 का बेस मान कर रहे हैं, अगर हमें कोई क्लाइंट को बेनिफिट दिलाना हो तो 1981 का बेस मानते हुए इसको इन्फेड करके हम यहाँ तो नहीं ला सकते। एक्चुअली हम एक टिपिकल केस अभी पोर्शनों से देख रहे थे जी, उसमें 2001 अगर हम ऐसे कुछ मानते हैं तो उसका वैल्यू कुछ और आती है। अगर हम 1981 को कॉस्ट ले, मतलब वहां पे 100 ले, फिर इसको करके फिर 2001 तो लाए, इधर आप मतलब पीछे आए, तो उसमें कुछ थोड़ी सी टैक्स जो है उसको बेनिफिट हो गई थी। सर डबल इंडेक्सेशन आप लगा रहे हो, एक बार वहां से छलांग मार रहे हो फिर छलांग मार रहे हो। नहीं, क्योंकि हम तो उसका 100 था और फिर आपका 2001 में कितना 300 400 जो कुछ थी वहां तक ले आए, फिर उसका तो फिर इंडेक्सिंग कर दिया। तो उसमें क्या टेक्निकली क्या गलत है, मैं नहीं समझ रहा। सर फेयर वैल्यू आपको निकालनी है 2001 की। अगर इनकम टैक्स को यही तरीका लेना होता कि भाई उसको तुम वहां तक स्टेप अप करो फिर 2001 को आगे स्टेप अप करो, तो पहले ही बता देता। नहीं, उसका कुछ मतलब आउट ऑफ द वे कुछ और कि चलो क्लाइंट को मदद मिल जाए, अब टेक्निकली कोई फंसे ना। सर आई थिंक क्योंकि वो भी इंडेक्सिंग है भाई,
Commissioner of Income Tax was also there with us. नहीं वो भी कोई बैठा बता क्योंकि हम तो रास्ता ढूंढ रहे क्लाइंट का कैसे 2 पैसा बचे, लेकिन हमारा जो हमारा चीफ गेस्ट वो चाहे कि क्लाइंट से कैसे टैक्स वसूला जाए। दोनों का सोच थोड़ी अलग अलग है, लेकिन कैसे टेक्निकली यूज करते हुए मतलब कोई ना फंसे, काम भी हो जाए, ये सब मैं कह रहा हूँ। तो नीले से हम कल बात करेंगे। मैं कुछ अभी पर्सनल सोची इस पे एनालिस कर रहा था कि उसमें ना उसमें हर जगह चले तो कहीं ना कहीं कुछ इसका बेनिफिट मिल जाएगी, लेकिन क्योंकि ऐसा कुछ ग्रे एरिया है सर, दिस इज अ ग्रे एरिया। जो अगर आप देखिए अभी सारे केसेस ना, मतलब हम लोग तो क्योंकि डिपार्टमेंट केसेस देखते हैं तो वी अंडरस्टैंड एवरीथिंग इज नाउ यू नो फेसलेस, राइट। अब आपने कंप्यूटेशन बना के दिया, उसके साथ में आपने वैल्यूएशन रिपोर्ट लगाया एंड वैल्यूएशन रिपोर्ट को चैलेंज नहीं करा या उसने वो चीजें नहीं देखी तो आपका केस इट कैन गो थ्रू। And if the person sees that ये जो डबल स्टेपिंग करी गई है उससे डिपार्टमेंट को लॉस हो सकता है तो उसको चैलेंज कर सकता है। हाँ। जब चैलेंज करेगा तो डेफिनेटली मुझे लगता है the report will fall to its pace। हाँ, अगर किसी को फायदा हो तो डिपार्टमेंट तो लॉस तो होगा ही होगा, लेकिन अगर टेक्निकली ऐसा कुछ हो जाए तो फिर ताकि बदनाम भी ना हो कोई प्रोफेशनल में और काम भी हो जाए। ये तो सर मैं फिर से ही रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारा जो रिप्रेजेंटेशन जा रहा है डिपार्टमेंट में इसको एक और पॉइंट ऐड कर दिया जाए। सही कह रहे हो। नहीं हम तो डिपार्टमेंट को और एक रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं। मान लो सबसे गलती क्या हो रही है, मतलब यूपी में खास तौर पे हो रही है, तो आप जानते हो कि यूपी में लेबर सेस में 1% टैक्स ले रहे हैं। उनमें क्या सबको पता होगा, आप लोगों को 10 लाख के ऊपर जितना होगा आप इन्वेस्टमेंट करेंगे उसके 1% सेस ले रहे हैं। और उसमें डिपार्टमेंट क्या कर रहा, हम लोग तो एक्चुअली मार्केट वैल्यू में मान लीजिए कोई RCC स्लैब हॉल हुआ, हम उसको 10,000 लेते थे जो मार्केट कॉस्ट है। अब ये लेबर डिपार्टमेंट ने शुरू कर दिया कि जो सीपी रोल का रेट होगा उसी को हम कंसिडर करेंगे। लेकिन भाई लोग ये नहीं समझ रहे हैं, सीपी रोल का रेट अभी मान लीजिए 28,000 रुपया ऐसा कुछ है पर स्क्वायर मीटर में, सरासरी 28,000 रुपया है। फिर 9% प्लस 12% 5.5 जोड़ के ये बनती जाके 32,000 रुपया। ये हो गया मतलब क्लास 1 रेसिडेंशियल हाउस के लिए, ठीक है ना। लेकिन जो हम इंडस्ट्री बनाते हैं, इंडस्ट्री में हम क्लास 1 रेसिडेंस हाउस नहीं बनाते हैं, वो इंडस्ट्री बनती है ना। उसमें ज्यादा दरवाजा होते हैं, ना खिड़की होते हैं, ना बिजली होती है, ना बाथरूम होते हैं, बहुत सारी चीजें होते नहीं है। तो उसके से मैंने कभी हमारा सेमिनार हुई थी IIT कानपुर में, बल्कि मैं कल गया था इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में, वहां पे दे नहीं पाया मैं किताब। मैं उसे बाकायदा एनालिसिस किया हूँ कि सीपी लोन रेट कितने गलत है। आप अगर सीपी रोल रेट करते हम डिटेल एस्टिमेट निकालें, हम पी रोल रेट लगा के आपको दे दें वो तो ठीक है, लेकिन आप सीपी रोल रेट पे जो है, मैं उसको बाकी चैलेंज किया हूँ। मैं आप लोग भी कॉपी दो, नरपा जी को भी दिया था, उनका ऑफिस में है, तो मैं आप लोग दे दूंगा, आप देख लिया, एनालिस करिए, क्योंकि हम प्रोफेशनल ठीक है। हम भी चाहेंगे गवर्नमेंट को टैक्स 2 पैसा बचे, वो भी ठीक है, लेकिन हम ये भी चाहेंगे कि गलत तरीके से क्लाइंट न लूटे जाए। अब बात समझ रहे, तो इसलिए हमें बिल्कुल सही है। और ऐसा एक नहीं, काफी सारे केसेस हैं जहाँ पे कई बारी तो आप लोग ये भी देखते हो कि स्टैम्प ड्यूटी वैल्यूएशन में भी अंतर आता है। हमने बहुत क्लाइंट से कहा, मैंने कहा आप जाके एक बार डिपार्टमेंट शिकायत क्यों नहीं करते हो। उन्होंने कहा साहब देखो हम इंडस्ट्री चला रहे हैं, बिजनेस करना है, और लाख रुपया चला गया, हम कहा से फंसे। मतलब लेकिन हम एक बुद्धिजीवी, देखा आप हुए, हम हुए प्रोफेशनल आदमी, हम लोग बुद्धिजीवी है, तो हमें अगर 2 पैसा कमाने हैं चलो ठीक है, कम से कम समाज के लिए कुछ करके देखना चाहिए हम लोग। तो इस पे फिर जब खाली होंगे तो हम लोग पर चर्चा करेंगे। हम भी जो भी जाएंगे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में, साहब को भी दिखाएंगे कि हमारा डिटेल एनालिसिस देखिए और आपका सिविल रेट देखिए, दोनों कंपेयर कर लिए, कौन गलत कौन से बताइए। कम से आम आदमी के लिए इतना चीजें इतना रिजिड नहीं होनी चाहिए गवर्नमेंट का पॉलिसी। ठीक है, थैंक यू सर। आपने सीपीडब्ल्यू का रेट तो बहुत ज्यादा है सर। हाँ, उनका टेंडर जो लग रहा है 50% बिलो तक टेंडर आते हैं सीपीडब्ल्यू के रेटों में। हाँ, वही कह रहा हूँ ना, तो ये गलत चीजें है ना, मतलब गवर्नमेंट हम अगले महीने वैसे भी जो है सीपीडब्ल्यू में 2014 में एक लेटर आया था कि जो प्लिंथ एरिया रेट है वो सिर्फ एस्टिमेट्स के लिए है, नॉट फॉर उसके लिए। लेकिन बात है ना कि हमारा ऑफिसर लोग जो बैठे हैं उनको कौन समझा है, लेकिन फिर भी ऑर्डर सीपीडब्ल्यू के ऑर्डर है सर इसमें 2014 का। ठीक है सर मखिजा सर, आपकी बात सही है, लेकिन IT डिपार्टमेंट ने CPWD रेट्स को बेसिस गिना है, तो वहां पर थोड़ा एक इशू आ जाता है। तो CPW IT डिपार्टमेंट के आप सर्कुलर्स पढ़ेंगे तो वो हमेशा CPWD SOR रेट को ही
बिजनेस मान के चलता है। सर बात है ना कि हम लोग मैं सीपीडब्ल्यू में 22-23 साल काम कर चुका हूँ। वॉलंटियर रिटायरमेंट लिया हुआ है सीपीडब्ल्यू से, और मैं प्लानिंग ब्रांच में ही रहा हूँ। इनमें प्लेइंग फेयर रेट्स और डीएसआर पे काम किया मैंने मैक्सिमम, और वहाँ पे मैक्सिमम जो टेंडर थे बिलो में जाते हैं। मार्केट ट्रेंड से बिलो का सर वहाँ पे टेंडर होगा। मैं आपकी बात से बिल्कुल, आपकी बात 100% सही है। थिंग इज दैट व्हाट द सर्कुलर्स ऑफ द आईटी डिपार्टमेंट आर सेइंग, that's only thing I'm talking about. And another thing is, इसको अगर आपको चैलेंज करना है तो there are number of court orders which are saying that the state rates are much lesser than the CPWD rates, and उसको लेके आप उसको चैलेंज करिए सिस्टमैटिक प्रोसेस से। आपको ट्राइब्यूनल में कहीं कोई अगर ऐसा एक जजमेंट आ जाता है कि जहां ट्रिब्यूनल उसको एक्सेप्ट कर लेती है, तो that will become a good precedent for fighting this matter. But so far in tribunal, in income tax tribunals, I have not seen any order which is accepting to adopt rate other than PWD rate. This is just my observation. सर ट्रिब्यूनल लेवल पे वैसे भी इसमें रिलीफ नहीं मिलेगा। आई थिंक नरपत जी विल बी इन अ बेटर पोजीशन टू डेलिब्रेट फर्दर, क्योंकि जहां पे भी आपको लॉ के बाहर जाके रिलीफ चाहिए वहां पे आपको और ऊपर जाना पड़ेगा। जहां पे आपको नेशनल जस्टिस की हाई कोर्ट में जाइए, आपको हाई कोर्ट में जी और कमिश्नरेट लेवल तो सारे ट्रिब्यूनल से आपको रिलीफ नहीं मिले, उसके बाद आप उसको हाई कोर्ट को अप्रोच करें। और ट्रिब्यूनल और सारे सीआईटी अपील्स तो डिपार्टमेंटल सर्कुलर सवाइड रहेंगे, वो बताएंगे भाई जो लिखा है वही हम कर देंगे। इसमें नहीं में लिखा तो मुझे बताइए। करेक्ट, आई एग्री विद यू। तो बहुत एक्चुअली बॉय बॉय से अभी व्हाट्सएप में डिस्कशन हो रही थी कि अब नीलेश जी बात सभी पढ़ा दी, हम क्या पढ़ाएंगे। तो आपने बहुत अच्छा पढ़ाया, अपने बहुत सीखे, तो मेरे ख्याल और किसी को कोई क्वेश्चन है नहीं। एक्चुअली बाकायदा ऐसा हम लोग ना टेक्निकल सेशन के बाद ही ओपन डिस्कशन रखते हैं, लेकिन आज ऐसा हो कि साथ साथ चलती गई। तो मेरे ख्याल में और किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है, तो मैं सीरीज से कहूंगा कि आगे प्रोसीड करें प्लीज। बहुत बढ़िया वैभव, बहुत बढ़िया, थैंक यू सर। और अब मैं अपने जो चीफ गेस्ट हैं उनसे दरख्वास्त करूंगा कि जो हमारे गेस्ट स्पीकर्स हैं आज के, श्री नीलेश सचदेवा सर और श्री वैभव गुप्ता सर, उनको सर्टिफिकेट ऑफ एप्रिसिएशन वैभव सर, आप स्क्रीन शेयरिंग आप बंद कर सकते हैं प्लीज। I think you'll have to repeat once again. हेलो सर, आप ये ना स्क्रीन में पढ़ना। चलो निकलना तो मिलता है। हाँ वो बता दीजिए सर। मेरी साइड से विंडो शेयर नहीं हो रही है थोड़ा सा। अरे तो हमें फोन कर लेना। कोई इशू नहीं है। आईवा के साथ सबके सब मित्रों के साथ मिलने का मौका मिला, ये हमारे लिए सबसे बड़ा सर्टिफिकेट शायद यही है। और ऐसे मौके और मिलते रहे। और जो डिस्कशन आज हुआ है, और मैं ये कहूंगा कि एक्चुअली आई एम श्योर वैभव सर भी मेरी बात से इत्तेफाक रखेंगे, लेकिन ये जो हमको मौका मिलता है इसमें शायद हमारे माइंड में भी बहुत अच्छी क्लैरिटी आती है इन मैटर्स को लेके। तो ये नहीं है कि खाली के हम उसके बारे में बात करते हैं, क्योंकि
प्रश्न क्या खड़े होंगे ये नहीं पता होता, इसलिए उसके लिए जो मेहनत करनी पड़ती के चीजें ढूंढ के भाई उसमें काफी अच्छा हमारा खुद का रिवीजन भी हो जाता है तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है। थैंक यू, आई एम थैंकफुल टू आईवा एंड ऑल द मेंबर्स, थैंक यू। नीलेश जी, मैं फर्स्ट जो सर्टिफिकेट ऑफ अप्रिसिएशन गो टू यू एंड मैं इसको करता हूँ कि दिस इज टू सर्टिफाई दैट श्री नीलेश सचदेव हैज सक्सेसफुली कंट्रीब्यूटेड थ्रू his presentation on capital gain valuation amendments including indexation with case study in a technical webinar held on 5th April 2025. On behalf of organizing committee, myself, Vijayanand, thankfully acknowledge the value, support, and wishes for all success in future. And नीलेश जी, एक चीज मैं ऐड करना चाहता हूँ, मैं राजकोट 1 साल पोस्टेड रहा हूँ सर। मैं वही सोच रहा हूँ कि मैंने आपको मिस किया सर, रियली। आई मीन यू, आई 3 times in my mind I said to it myself कि ये मैंने कैसे विजयनंद सर को मिस किया है। कभी का प्लेजर। 1 ही साल रहा हूँ तो, और अहमदाबाद में 4 साल रहा हूँ। ग्रेट, थैंक यू सर। कभी भी आते हैं तो आपसे बात करते हैं। प्लीज सर, प्लीज। इट हैज बीन मेरी रिक्वेस्ट है एसएस दास जी से कि नीलेश जी का नंबर शेयर करें और वैभव जी का भी नंबर शेयर करें, ताकि अगर कोई चीज हो, कई बार हम लोग भी चीजों को लेकर कंफ्यूज हो जाते हैं, वो टेक्निकल सब्जेक्ट होते हैं, तो क्लैरिटी के लिए, कुछ डिस्कशन के लिए और गाइडेंस के लिए। सर नीलेश का नंबर तो मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगा, बाकी वैभव का नंबर तो आपको सर नरपत दे देंगे। हम दे देंगे सर। थैंक यू, थैंक यू। Thank you, sir. There is one more certificate of appreciation for Vaibhav Gupta, sir. Let me share. Just a moment. Yes. Certificate of appreciation. This is to certify that Shri Vaibhav Gupta has successfully contributed through his presentation on capital gain computational mechanism of land and building in the technical webinar held on 5th April 2025. On behalf of our managing committee, myself, Vijayanand Bhartiya, acknowledge the valuable support and wishes all success in future. Thank you, sir. Thank you so much. Sir, you share your number. Sir, I have shared it on the chat and it's there on the chat, sir. If Just you verbally tell me. 9554, sir. 9554 950 950 715. Thank you very much, sir. Thank you, sir. Thank you. Pleasure, sir. Pleasure interacting with Aiva, and this was my first time. I'm sharing knowledge. Great learning opportunity and look forward for further collaboration. सर दोनों गेस्ट स्पीकर को हम ये कहना चाहेंगे कि आपको तो डिस्प्ले करी गई, आप दोनों को आप दोनों को जो है ना हार्ड कॉपी इसी हफ्ते पहुंच जाएगी, तो उम्मीद करते हैं कि आप अपना ड्राइंग रूम में उसको सजा के जरूर रखिएगा, ताकि आप भी याद रखेंगे, आप हमसे कभी जुड़ेंगे। थैंक यू सर। Thank you, sir. Thank you. Thank you, Vijayanand sir. Thank you for time, sir. Thank you, thank you. Thanks to all. Thank you. आपके पाल किधर है? आपके पाल दिखाओ तो। सर वो नंबर है सो। जी, श्रीवास्तव सर, my number is 9375 750 700. I will call you when it will be required. Surely, sir, surely. We can just drop you a message and we can fix up a time and talk on the phone.
Sure. So now if anyone has any query, then the floor is open for all. For any discussion. घर से मैं बाहर है, पीछे घर है, उत्तर में पश्चिम नॉर्थ में भदौरिया है, दक्षिण में ईस्ट में बघेल है, पश्चिम पार ठीक है। चलो। Now I would like to welcome Shri Anand Singh sir, Vice President of All India Valuers Association, for the vote of thanks to all the members participated in the webinar. Shri Anand Singh sir. ठीक है श्रीश Yes sir. आवाज मिल रही? Yes sir. You are audible. ये जो वेबिनार हम लोगों ने आज कंडक्ट किया तो इसमें अपने चीफ गेस्ट साहब विजयानंद जी, नरपत जी और नीलेश सचदेवा जी, वैभव गुप्ता जी ने जो इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन हम लोगों को दी और जितना नॉलेजेबल रहा, तो हमारे जितने भी मेंबर्स हैं सभी को अपना जो भी डाउट था थोड़ा सा, और इस तरीके से कुछ चीजें बताई गई जो हम वेलवर्स को हमेशा डाउट में रखती थी कि इसमें कब इम्प्रूवमेंट लेना है, कब नहीं लेना है, तो वो सबका क्लियर हो गया होगा और सभी जितने मेंबर्स हैं उनको इसके बारे में एक क्लियरिटी आ गई होगी, और जिनको नहीं आई है सभी ने नंबर्स भी शेयर हो गए, वो बाद में वेरीफाई कर सकते हैं अगर उन्हें जरूरत होती है। और सभी मेंबर्स जिन्होंने इस वेबिनार को अटेंड किया और हमारे जो भी चीफ गेस्ट और टेक्निकल स्पीकर थे सबका बहुत बहुत धन्यवाद, और हम उम्मीद करेंगे कि हम अगला सेमिनार जल्दी करें। आप सब फिर से हम लोग श्रीश थैंक यू। एक्चुअली सीरीज का कुछ तबीयत खराब है। अच्छा ठीक है, तो थैंक यू ऑल, और हमारा सेमिनार यहीं पे एंड अप होता है। सर का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत टाइम दिया सर ने उनका स्पेशली हम लोगों की तरफ से बहुत नहीं सर नरपत जी मैं बताऊं बहुत बहुत धन्यवाद तो भरती जी को। एक्चुअली कल ही तो हम लोग गए थे। एक्चुअली मैम मनीषा मैम ने कहा था कि आप मार्च में ना आएगा, एक हमको लेटर मेल कर दीजिएगा, तो मेल लेटर कर दी थी। तो परसों गए थे, आपको थोड़ी सी बात हुई थी, प्रिंसिपल से जो मना किए, फिर कल फिर एक्चुअली क्यों हम लोग प्रोग्राम तय कर चुके थे, तो हमारे क्यों महीने का पहला शनिवार प्रोग्राम करते ही करते, तो साहब ने लंच भी कर रहे थे, तो भी हमारा टाइम दिया, हमारी बात सुने, तुरंत आगे हो। अरे बहुत टाइम दिया सर, इतना टाइम कहाँ रहता सर के पास, तो वी आर वेरी थैंकफुल फॉर ऑल ऑफ। एक दिन में राजी हो जाना यही बात और है। नहीं बहुत हम्बल है सर, बहुत हम लोग रोज मिलते रहते हैं, इसलिए हम लोग से बेहतर कोई नहीं जान सकता कि कितने हम्बल हो, कितने अपने काम में मास्टर हैं सर। पिछले साल अतुल जी भी हमारा साथ ज्वाइन कर चुके हैं, तो हमें तो मालूम नहीं था अतुल जी इधर बैठते हैं। नहीं सर से देखिए इंट्रोडक्शन हो गया, हम लोगों को सबको बहुत अच्छा लगा, और आगे भी हम लोग कभी भी होगा जुड़ेंगे सर। नहीं वो तो हम लोग कल साहब को प्रॉमिस किया है कि आपको टाइम देके फिर उसे करें, ताकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से बहुत सारे लोग जुड़ जाए। थैंक यू सर, और दर्पण जी आपको भी धन्यवाद है।